इट्स शुत्रा ने कंफर्म करने के लिए पूछा, तो मैं सच में नया रेजिडेंस ले सकता हूं? इजाबेला ने बिना डिले के कहा, आप सही जगह आए हैं। उसने तुरंत एक स्क्रीन एक्टिवेट की। सिस्टम ने डिटेल्स दिखानी शुरू की। लेटेस्ट कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद शुत्रा का मेरिट लेवल बढ़कर लेवल 5 हो गया था। टोटल मेरिट पॉइंट्स 15,000। फिर सिस्टम ने उसकी अचीवमेंट्स एक एक करके दिखाई। ड्वार्व्स की हिडन माइन ढूंढना, उससे जुड़ा पोर्टल अनकवर करना, स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के चीफ और उसकी एलीट यूनिट को क्रश करना, पर्सनली एक्सिक्यूशन करना, 7th प्रिंसेस फिलिशिया डूनब्लेड को रेस्क्यू करना, ट्राइब के मेन स्ट्रांगहोल्ड पर फ्रंटल असॉल्ट लीड करना, लेजेंडरी थंडरबर्थ एनविल को क्लेम करना और आखिर में पूरी स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब को अपने रूल के नीचे लाना। अचीवमेंट्स के बाद रिवॉर्ड्स तुरंत सामने आ गए। डीमन किंग कैसल के नए सेक्शंस अब उसके लिए अनलॉक हो गए और उसका मंथली स्टाइपेंड सीधा जंप मार गया, 5 गोल्ड से बढ़कर 500 गोल्ड। ये अब वही शुत्रा नहीं था जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता था। वो पहला प्रिंस था जिसने अपनी पहली ही मिशन में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था। शुत्रा ने बिना समय बर्बाद किए कहा, मुझे अभी के अभी अवेलेबल रेजिडेंसेस दिखाओ। उसी दिन बाद में कारक की आंखें फैल गईं। उसका जबड़ा लिटरली नीचे लटक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये शुत्रा का नया रेजिडेंस है। जगह पूरी तरह अलग लेवल की थी। फ्लोरा ने उन्हें देखकर कहा, आप लोग उम्मीद से जल्दी आ गए। फिर उसने सम्मान से सिर झुकाया। आज से आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। फ्लोरा सिर्फ गाइड नहीं थी, वो बटलर और हेडमेड दोनों की तरह काम कर सकती थी। और वो कमीला, ड्रीम्स और शैडोज की गॉडेस की फॉलोअर थी। करक पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। रुको, पहले तो तुम रियल एस्टेट ब्यूरो से थी। शुत्रा ने कैजुअली जवाब दिया, मैंने इसे मेरिट पॉइंट्स से हायर किया है। मेरिट पॉइंट्स यानी अचीवमेंट्स जमा करके मिलने वाली करेंसी जैसी चीज। लेकिन शुत्रा ने उससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। उसे लगा करक को इतनी डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं। करक ने उसे घूरते हुए कहा, तू आजकल बहुत अजीब बातें करने लगा है। अगले दिन सब लोग तैयार होकर खड़े थे। आज एटमॉस्फेयर अलग था। करक बेचैन लग रहा था। वो बोला, मुझे बार बार लग रहा है कि बाथरूम जाना है। शायद नर्वस हो। शुत्रा ने डिसगस्टेड होकर कहा, तो जाकर आना। लेकिन उसकी नर्वसनेस शुत्रा पर भी असर डाल रही थी। तभी किसी ने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। उनके आउटफिट्स फिलिशिया ने चूज किए थे। केटलिन ने तुरंत कहा, बेस्ट है। फिलिशिया ने गर्व से जवाब दिया, अच्छा हुआ मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। फिर केटलिन ने शुत्रा को देखा, तू अच्छा लग रहा है। यह सुनकर शुत्रा थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया, लेकिन उसने फिर भी सिंसियरली कहा, थैंक्स, तुम लोग भी अमेजिंग लग रहे हो। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां हल्का ब्लश कर गईं। तभी क्रिस भी वहां आ गया। उसे याद आया, आज शुत्रा की पहली ऑडियंस सेरेमनी थी। क्रिस ने उसकी तरफ देखकर कहा, आज का स्टार तो है। आज खुद को डीमन किंग के कैसल के सामने प्रॉपरली दिखा दे। शुत्रा ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, हाँ। वो अच्छी तरह जानता था बहुत से लोग उसके अचीवमेंट्स को सिर्फ लक समझेंगे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। ऑडियंस हॉल में पहले से ही कई वैसल्स मौजूद थे। शुत्रा के अंदर कॉन्फिडेंस था, बहुत जल्द इस कैसल में हर किसी की नजर उसी पर होने वाली है। और फिर प्रिंसेस और प्रिंसेसेस हॉल के अंदर प्रवेश कर गए। शुत्रा चाहता था कि सब लोग फिर से देखें उसी बेकार प्रिंस को जिसे कभी किसी ने सीरियस नहीं लिया था। सभी प्रिंसेस और प्रिंसेसेस सिंहासन के सामने घुटनों पर बैठ गए। उनके सामने बैठे थे डीमन किंग। क्रिस ने आगे बढ़कर खुद को इंट्रोड्यूस किया और घोषणा की कि वे डीमन रेल्म के महान रूलर के सामने उपस्थित है। सिंहासन पर बैठे थे डीमन किंग मित्रा। उसकी गोल्डन आंखें थीं, भूरे बाल और दाढ़ी। बाकी डीमंस की तुलना में उसका चेहरा ज्यादा ह्यूमन लगता था। अब उसके एज ने प्रिंसेस और प्रिंसेसेस की अचीवमेंट्स रिपोर्ट करनी शुरू की। डीमन किंग मित्रा डीमन किंग के सभी बच्चों का पिता था। और उसी पल शुत्रा को एक बात याद आई। डीमन किंग कैसल में अगर किसी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए तो वो यही आदमी था। जैसे ही वो उसके सामने घुटनों पर बैठा, शुत्रा ने तुरंत प्रेशर महसूस किया, भारी दम घोंट देने वाला प्रेशर। सिर्फ उसके सामने खड़े रहना ही ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर टूट रहा हो। तभी उस देवी की आवाज उसके अंदर गूंजी, कॉन्कर। उसका दिल गोल्डन लाइट से चमक उठा, एक गर्म शक्तिशाली रोशनी। देवी ने कहा, तू भी एक किंग है। उसकी नजर को पार कर उस घुटन भरे दबाव को अपनी इच्छा के नीचे झुका दे। गोल्डन लाइट उसके अंदर फैलने लगी। उसे बताया गया, यही कॉन्क्वेस्ट की शक्ति है। और फिर शुत्रा ने सीधे सिर उठाकर देखा। अब उसकी नजर में डर नहीं था। वो कॉन्फिडेंटली सीधे डीमन किंग मित्रा की आंखों में देख रहा था। मित्रा ने उसे देखा और फिर उसका नाम लिया, शुत्रा इग्नोस। पूरा थ्रोन रूम स्टन रह गया।
कई लोगों के चेहरे जम गए। शुत्रा खुद भी थोड़ा चौंक गया था, लेकिन उसने नजर नहीं हटाई। फिर डीमन किंग मित्रा ने कहा, मैं तुम्हारी आने वाली अचीवमेंट्स देखने के लिए उत्सुक हूं। पूरा हॉल शॉक में था। ऑडियंस सेरेमनी में डीमन किंग ने कभी किसी प्रिंस या प्रिंसेस को नाम लेकर नहीं बुलाया था, कभी नहीं। लोग समझ नहीं पा रहे थे, 9वें प्रिंस को क्यों, उस लड़के को जिसकी प्रेजेंस तक मुश्किल से महसूस होती है। वो एक साधारण सेंटेंस था, लेकिन क्योंकि वो डीमन किंग के मुंह से निकला था, उसकी कीमत अनइमेजिनेबल थी। शुत्रा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और इसी तरह शुत्रा इग्नोस की पहली ऑडियंस सेरेमनी खत्म हुई, लेकिन जाते जाते वो वहां मौजूद हर इंसान के दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ चुका था। सुबह होने से पहले ही शुत्रा को जगाया जा रहा था। उसने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ कैरक, अभी तो बहुत सुबह है। कैरक ने बताया, ऑफिस ऑफ पब्लिक मेरिट से एक लेटर आया है। शुत्रा ने हैरानी में लेटर लिया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्यों भेजा गया है, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें हल्की फैल गई। कैरक तुरंत क्यूरियस हो गया, क्या लिखा है, पढ़। शुत्रा खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक पर्सनल मिशन था, और वो भी सीधे डीमन किंग, उसके पिता की तरफ से। बाद में उसने वो लेटर क्रिस और केटलिन को भी दिखाया। उसमें लिखा था, मिशन केशियस हर्ट सब्जुगेशन, यानी सीधा मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन मिशन। केटलिन ने तुरंत पहचान लिया, मतलब तुझे एंगर प्लेन्स जाना पड़ेगा। शुत्रा को याद आया, वही जगह जहां सेंटोर्स रहते हैं। केटलिन ने बताया, मैं और क्रिस भी एक बार ट्रेनिंग के लिए वहां गए थे। केशियस हर्ट को खत्म करना तो लगभग हर साल होने वाला इवेंट बन चुका है। क्रिस ने कहा कि वो उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसका और केटलिन का खुद का स्केड्यूल पहले से तय था। केटलिन को पूरा भरोसा था, शुत्रा अकेला संभाल लेगा, लेकिन क्रिस अभी भी थोड़ा वरीड था। उसने गंभीर आवाज में कहा, अब लोग तुझ पर ध्यान देने लगेंगे। कुछ लोग तेरे करीब आने की कोशिश करेंगे, और कुछ तुझसे सावधान रहेंगे। तुझे बहुत चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी। शुत्रा ये बात अच्छी तरह समझता था। आखिर खुद जेफर ने कहा था कि ऑडियंस सेरेमनी में डीमन किंग ने कभी किसी का नाम नहीं लिया, और अब उसने शुत्रा का नाम लिया था। इसका मतलब छोटा नहीं था। क्रिस ने आगे कहा, अगर किसी भी चीज में मदद चाहिए हो तो मेरे पास आना। शुत्रा ने सिंसियरली उसे थैंक्स कहा। फिर क्रिस को कुछ याद आया। उसने कहा, जाने से पहले फेलिशिया से मिल लेना। उसने कहा था कि उसके पास तेरे लिए कुछ है। अभी भी सुबह का समय था। शुत्रा जब निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी फेलिशिया उससे मिलने आई। वो पहले से सोच चुकी थी कि सेंटोर टेरिटोरी में ट्रैवल करने के लिए उसे अच्छे माउंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने उसे कुछ माउंट्स दिए। शुत्रा ने उसे थैंक्स कहा, लेकिन फेलिशिया अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने उसे एक और चीज दी, डार्क एल्फ स्टीयर। शुत्रा उसे देखकर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो उसे डार्क एल्फ्स का सीक्रेट ट्रेजर दे रही है। नॉर्मली ऐसी चीज पाने का सिर्फ एक तरीका था, फेलिशिया को मारना। फेलिशिया ने शांत लेकिन गर्व भरी आवाज में कहा, डार्क एल्फ्स एक प्राउड रेस है। हम ना काइंडनेस भूलते हैं और ना रिवेंज। फेलिशिया अचानक उसके करीब आई और उसने उसे हल्के से हग कर लिया। फिर धीमी आवाज में बोली, अपना ध्यान रखना और सेफली वापस आना। शुत्रा पूरी तरह स्टन्ड रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फेलिशिया ऐसा बिहेव करेगी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। वो कुछ जवाब देने ही वाला था कि अचानक फेलिशिया ने उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। शुत्रा हैरान रह गया। लगता था अब उसे खुद शर्म आ गई थी। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसने जो किया वो कितना ऑकवर्ड लग रहा था। इसके बाद शुत्रा, कैरक और माउट्स टेलीपोर्टेशन सर्कल पर चढ़ गए। शुत्रा ने जाते जाते फेलिशिया की तरफ हाथ हिलाया, जब तक फिर से मिले अपना ध्यान रखना। और अगले ही पल वो गायब हो गया। फेलिशिया बस धीरे से बोली, ठीक है, और उसे डिसअपियर होते देखती रही। एंगर प्लेन्स। टेलीपोर्टेशन खत्म होते ही शुत्रा, कैरक और माउंट्स वहां प्रकट हुए। कैरक ने आसपास देखते हुए पूछा, हम पहुंच गए क्या? तभी अचानक किसी की आवाज पीछे से आई, 9वें प्रिंस को मेरा अभिवादन। दोनों पलटे। वो थी कारमा। उसे उनके गाइड के रूप में असाइन किया गया था। शुत्रा ने उसे ध्यान से देखा। उसका ऊपरी हिस्सा इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का आधा शरीर बीस्ट जैसा। उसे तुरंत समझ आ गया, वो सेडर रेस से है। शुत्रा ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कारमा ने सम्मान से जवाब दिया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। वे लोग तुरंत आगे बढ़ गए। ट्रैवल काफी फास्ट पेस में हो रहा था। शुत्रा और कैरक अपने माउंट्स पर सवार थे। कारमा ने चलते चलते बताया, यहां से सेंटोर सेटलमेंट तक पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि बीच में जितना कम हो सके उतने ब्रेक्स ले। शुत्रा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर कारमा ने पूछा, और कोई सोल्जर्स नहीं आए?
शूत्रा ने समझाया, मिशन अचानक मिला था, इसलिए अभी सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। कारमा ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, सेंटोर्स हमारी साइड में है तो नंबर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। शूत्रा ने तुरंत सिचुएशन एनालाइज करनी शुरू कर दी। अगर ये ग्रुप बैटल होने वाला है तो सबसे बड़ा इशू होगा वेपन्स, और क्योंकि लड़ाई माउंटेड कॉम्बैट जैसी हो सकती थी, उसे लगा स्पीयर सबसे अच्छा रहेगा। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान खींचा। शूत्रा ने पूछा, ये क्या था? कारमा तुरंत अलर्ट हो गई। रुको, मैं चेक करके आती हूँ। वो बिजली की तरह आगे दौड़ी, सीधे एक क्लिफ के किनारे पहुंचकर रुकी, और जो उसने देखा उसे देखकर वो नर्वस हो गई। उसने हैरानी से सोचा, कैसियस हर्ड ने हमें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? नीचे भयानक मॉन्स्टर्स एक सेंटोर का पीछा कर रहे थे। उनके चेहरे पूरी तरह फिरोशियस थे। वे जोर जोर से गुर्रा रहे थे, जबकि उस सेंटोर की तरफ छलांग लगा रहे थे। उनकी आवाज और स्पीड ने उस सेंटोर को और ज्यादा डरा दिया। शूत्रा सीधा एक कैसियस से टकराया। धड़ाम! वो मॉन्स्टर जोर से गिर पड़ा। उसका माउंट भी थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन जल्दी ही संभल गया। सेंटोर हैरानी से उसे देखने लगा। उधर पूरा हर्ड सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था। शूत्रा ने हल्की स्मर्क के साथ सोचा, लगता है स्वागत करने वाले मेहमान जल्दी आ गए। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे खुद भी लड़ने की खुजली हो रही थी। उसका गॉन्टलेट चमक उठा। शूत्रा ने उन बीस्ट्स को खुली चुनौती दी। आओ, सेंटोर ने जल्दी से पूछा, क्या आप प्रिंस हैं? तभी उन वुल्फ लाइक मॉन्स्टर्स में से एक आगे आया। उसने जोरदार रोर किया और सीधे उनकी तरफ चार्ज कर दिया। शूत्रा तुरंत समझ गया, यही बॉस है। कारमा और कारक तुरंत उसकी तरफ दौड़े। आप ठीक है? कारक ने उसे डांटा, ऐसे अचानक मत कूद, डेंजरस है। लेकिन शूत्रा ने शांत होकर जवाब दिया, मैं ठीक हूं। फिर उसने कहा, बस ध्यान से देखना। अगले ही पल वह अपने माउंट से कूद गया, सीधा कैसियस की तरफ। अब समय था उस बीस्ट गॉडफिस्ट आर्ट को इस्तेमाल करने का, जिसकी प्रैक्टिस वो इतने दिनों से कर रहा था। उसका गॉन्टलेट भारी एनर्जी छोड़ने लगा। उधर कैसियस बॉस फिर से गरजा, लेकिन इस बार शूत्रा ने हमला कर दिया। स्किल, फिस्ट ऑफ एक्सप्लोजन। धमाका हुआ। कारक और कारमा दोनों शॉक में रह गए। अगले ही पल कैसियस बॉस का सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था। सीधा डिकैपिटेशन। इतनी आसानी से बॉस के मरते ही बाकी सारे कैसियस डर गए और जितनी तेजी से हो सकता था भाग निकले। लेकिन शूत्रा खुद भी सरप्राइज था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। क्या अर्थक्वेकर ने ऑरा को एम्पलीफाई किया? उसका अटैक उम्मीद से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव निकला, और जब उसने उसकी ताकत कंपेयर की, उसे लगा यह लगभग कैटलिन की स्ट्रेंथ के बराबर है। कारक एक्साइटेड होकर बोला, एक ही वार में उसका सिर उड़ा दिया। उसकी आवाज में साफ गर्व था। शूत्रा भी अंदर से प्राउड महसूस कर रहा था। तभी वो सेंटोर आगे आया जिसे उन्होंने बचाया था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। उसने अपना परिचय दिया, स्विफ्ट विंड। वो एक स्काउट था जिसे उन्हें एस्कॉर्ट करने भेजा गया था। अब से वही उन्हें एंगल प्लेन्स के सेंटोर सेटलमेंट तक गाइड करने वाला था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे छोड़ी गई कैसियस बॉस की लाश धीरे धीरे ग्लो करने लगी थी। कुछ समय बाद वे लोग एंगल प्लेन्स के सेंटोर सेटलमेंट पहुंच गए। इन प्लेन्स में कुल एक सेंटोर ट्राइब्स रहते थे। एंगल प्लेन्स में रहने वाले चारों सेंटोर ट्राइब्स में एब्सेर्स विंड, हैवी रेन और रफ नाइट और रेजिंग फ्लेम सबसे ताकतवर ट्राइब थी। रेजिंग फ्लेम ट्राइब और उसका चीफ्टन ही बाकी ट्राइब्स को यूनाइट करके रखने वाला हाई चीफ्टन भी था। शूत्रा का स्वागत किया गया और वहीं उसकी मुलाकात हुई आयन सैवेज आइज से, सेंटोर्स का हाई चीफ्टन। जिस किसी ने भी नाइट सागा का डीमन रेल्म चैप्टर खेला था, वो इस नाम को तुरंत पहचान लेता, क्योंकि सैवेज आइज एक अनअवॉइडेबल एनकाउंटर था, लेकिन एलाई के रूप में नहीं, एनिमी के रूप में। कारक धीरे से शूत्रा के पास झुका और फुसफुसाकर बोला, इसकी नजर सच में जानलेवा है, अपने नाम पर पूरा उतरता है। सैवेज आइज की आंखें सीधे शूत्रा पर टिकी हुई थीं। उसकी ग्लेयर इतनी भारी थी कि सामान्य इंसान की हालत खराब हो जाती। लेकिन शूत्रा अच्छी तरह जानता था कि वो सिर्फ कोई कमजोर नौवा प्रिंस नहीं है। सैवेज आइज उसे घूर रहा था और शूत्रा भी उतनी ही फियर्स नजर से उसे देख रहा था। फिर उसने सीधे पूछा, करंट सिचुएशन का असेसमेंट सुनना चाहता हो? वे सब टेंट के अंदर चले गए। वहां सैवेज आइज ने बताया, सिचुएशन अच्छी नहीं है। कैसियस हर्ड, जो इस समय तक बहुत उत्तर में होना चाहिए था, इस साल उम्मीद से काफी पहले दक्षिण की तरफ उतर आया था। अभी के लिए स्काउट्स पूरे इलाके पर नजर रख रहे थे। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि शायद हर्ड का सिर्फ एक हिस्सा रास्ता भटक गया हो। लेकिन शूत्रा को याद था, गेम में सैवेज आइज कभी रिक्रूट नहीं किया जा सकता था। प्लेयर्स उसके साथ अलायंस बना ही नहीं सकते थे।
वो हमेशा अनअटेनेबल एनपीसी था। सैवेज आइज ने आगे कहा, 3 दिन बाद चारों ट्राइब्स के वॉरियर्स यहां इकट्ठा हो जाएंगे और जब हम यूनाइटेड होंगे तो उन बीस्ट्स को कहीं भी क्रश कर सकते हैं। शुत्रा अंदर ही अंदर उम्मीद कर रहा था शायद इस बार चीजें अलग हो। उसने शांत होकर जवाब दिया, मैं इंतजार करूंगा। फिर पूछा, और कुछ? सैवेज आइज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नौवीं प्रिंस, क्या यह सच है कि तुमने एक ही पंच में कैसियस का सिर तोड़ दिया? शुत्रा के होठों पर हल्की स्मर्क आ गई। हाँ, सच है। लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी। वो चाहता था कि इस बार सैवेज आइज भी उसका एलाय बने, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिस और केटलिन बने थे। फिर उसने कैजुअली कहा, अगर चाहो तो बाद में दिखा भी सकता हूं। सैवेज आइज कुछ पल तक उसे ऑब्जर्व करता रहा, फिर उसने जवाब दिया, मैं उसका इंतजार करूंगा। जब वे टेंट से बाहर निकले तो आसपास मौजूद दूसरे सेंटोर्स की नजर तुरंत शत्रा पर जा टिकी। अब हर जगह उसी की चर्चा हो रही थी, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि उसने एक ही वार में कैसियस का सिर कुचल दिया था। कारक ने यह सब देखकर कहा, यह तो बिल्कुल जनरल बैंडल वाली घटना जैसा हो गया, तू फिर से फेमस हो गया। शत्रा ने सीना चौड़ा करके जवाब दिया, यह सब मेरे नेचुरल चार्म और वर्च्यू की वजह से है। कारक ने उसे घूरा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, उसे यह सुनकर कोई इंप्रेस नहीं हुआ, बल्कि उसे अपने शब्दों पर पछतावा हो रहा था। फिर उसने कहा, अब जाकर आराम कर। उस रात शत्रा गहरी नींद में था, लेकिन अचानक एक हल्की ग्लो ने उसे जगा दिया। उसने आंखें खोली और हैरान रह गया। वो ग्लो अर्थक्वेकर से आ रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि गॉन्टलेट कब उसके हाथ में आ गया। तभी अचानक किसी की आवाज आई, शत्रा। उसने तुरंत उधर देखा। वहां एक लड़की जैसी आकृति खड़ी थी और वही हरे रंग की ग्लो छोड़ रही थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शत्रा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं वॉचर एंकल का एक फ्रैगमेंट हूं। मुझे ग्रीन विंड कहा जाता है। यह नाम सुनते ही शत्रा तुरंत अलर्ट हो गया। ग्रीन विंड, वो इस नाम से फेमिलियर था। ये उन्हीं नेचर स्पिरिट्स में से एक थी जिनकी सेंटोर्स और सेटर्स पूजा करते थे। नाइट सागा की लोर में एंगल प्लेन्स हमेशा हरे भरे क्यों रहते हैं? उसका कारण था ग्रीन विंड की शक्ति। अचानक शुत्रा ने महसूस किया कि उसके आसपास की दुनिया बदल गई और अगले ही पल वो प्लेन्स के बीचों बीच खड़ा था। ग्रीन विंड उसे अपने घर ले आई थी। वहां उसके क्रिएटर का फ्रैगमेंट मौजूद था, वॉचर एंकल का फ्रैगमेंट। ये सुनते ही शुत्रा के दिमाग में एक बात कौंध गई। वॉचर एंकल 6 एल्डर ड्रैगन्स में से एक था। एल्डर ड्रैगन्स ऐसे डिवाइन बीइंग्स जिनसे प्लेयर्स कभी नाइट सागा में मिल ही नहीं सकते थे। वो प्रैक्टिकली अनरीचेबल एग्जिस्टेंस थे। और अब कुछ समय पहले ही उसे एनकेदो का अर्थक्वेकर मिला था और अब वॉचर एंकल से जुड़ा एनकाउंटर सामने था। ये सब उसे बहुत सस्पिशियस लगा, जैसे सब कुछ जरूरत से ज्यादा कन्वीनियंट भी हो रहा हो। लेकिन ग्रीन विंड ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। उसने जल्दी से कहा, हमारे पास समय नहीं है। उत्तर की तरफ से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। उनका लक्ष्य है एंगल प्लेन्स की हरियाली छीन लेना। वे मेरे घर को डिस्ट्रॉय कर देंगे और मेरी स्पिरिट को खा जाएंगे। फिर उसने सीधे उसकी तरफ देखा। मुझे पता है, सिर्फ तुम ही इस जगह को बचा सकते हो। शुत्रा को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं था। आखिर उसका लेवल अभी इतना ऊंचा नहीं था। उसे लगा वो शायद इस लड़ाई के लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन ग्रीन विंड ने कहा, तुम्हारे पास पहले से एनकिदो की शक्ति है, डरने की कोई जरूरत नहीं। उसने आगे बताया, वॉचर एंकल का फ्रैगमेंट भी उसे और ज्यादा शक्ति देगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे बच्चों को ये टोकन दिखाना होगा। अगले ही पल शुत्रा वापस अपने कमरे में था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी मुट्ठी अब भी ग्लो कर रही थी। वो ग्लो आ रही थी उस फ्रैगमेंट से जो अब उसके हाथ में था। ग्रीन विंड की आवाज फिर गूंजी, मेरे बच्चे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। उसी रात शुत्रा सीधे सैवेज आइज के पास गया। जैसे ही उसने ग्रीन विंड का नाम लिया, सैवेज आइज की आवाज बदल गई। क्या कहा तुमने? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रीन विंड खतरे में है। शुत्रा ने तुरंत समझाया, उत्तर पूर्व में एक छोटा टेम्पल है। अगर ग्रीन विंड की बात सही है तो कैसियस जल्द ही उस पर हमला करेंगे। उसने गंभीर आवाज में कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत ट्रूप्स इकट्ठा करके निकलना होगा। सैवेज आइज ने गला साफ किया, यह बहुत बड़ा दावा है। हम सिर्फ एक कहानी सुनकर पूरी सेना नहीं चला सकते। लेकिन वो अचानक बीच में रुक गया, क्योंकि उसने एक हल्की हरी ग्लो देखी। उसने तुरंत पहचान लिया, वो ग्रीन विंड का डिवाइन रेलिक था। और उसी पल उसका पूरा एटीट्यूड बदल गया। अब उसकी आंखों में शक नहीं था। उसने तुरंत पूछा, हमें क्या करना होगा? सारे सेंटोर्स इकट्ठा हो चुके थे। उनके हाथों में स्पीयर्स और बोज थे। पूरा माहौल युद्ध जैसा हो चुका था। शित्रा अपने माउंट पर बैठा उनके बीच से गुजर रहा था। इस बार उसे रास्ता दिखा रहा था उसका मिनी मैप,
और नियर बाय उसे उनका डेस्टिनेशन दिखाई देने लगा, ग्रीन विंड का टेम्पल। अगर उसके पास मिनी मैप नहीं होता तो इतनी गहराई में छिपे उस स्थान को वो कभी ढूंढ ही नहीं पाता। लेकिन तभी उन्हें अटैकर्स दिखाई दिए। वे तेजी से टेम्पल की तरफ बढ़ रहे थे। शुत्रा के दिमाग में सवाल उठा, कैसियस को ग्रीन विंड की लोकेशन कैसे पता चली? उसे साफ महसूस हो रहा था इस पूरे मामले में कुछ ऐसा है जो उसे अभी तक पता नहीं। सैवेज आइज ने सामने देखते हुए कहा, मेरी उम्मीद से ज्यादा कैसियस है। फिर उसने पूछा, प्रिंस तुम्हारा प्लान क्या है? तभी ग्रीन विंड की आवाज फिर से शुत्रा के अंदर गूंजी, एंकल के फ्रैगमेंट की शक्ति इस्तेमाल करो। शुत्रा को महसूस हुआ टेम्पल के अंदर कुछ मौजूद है, कुछ शक्तिशाली। उसने सैवेज आइज से कहा, मैं अंदर जा रहा हूं, तुम लोग दुश्मनों को टेम्पल के करीब मत आने देना। की तरफ देखा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। उधर सैवेज आइज ने अपनी सेना को आदेश दे दिया, एक भी दुश्मन टेम्पल तक नहीं पहुंचना चाहिए। फिर उसने जोर से गरज कर कहा, बैटल पोजीशंस, चार्ज। अगले ही पल पूरा सेंटोर आर्मी आगे टूट पड़ा। आर्चर्स अपनी जगह पर आए और ताबड़तोड़ एरोस छोड़ दिए। कई केसियस सीधे तीरों से भेद दिए गए। उधर स्वॉर्ड्समैन आगे बढ़े और रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को काटते चले गए। पूरा बैटलफील्ड केओस से भर गया। इसी बीच शुत्रा और उसकी टीम तेजी से टेम्पल की तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते कारक ने कंफर्म किया, गोल साफ है ना? आपको टेम्पल तक पहुंचाना है। शुत्रा ने सिर हिलाया, सही। ये सुनते ही कारक की आंखें और शार्प हो गई। अब वो किसी भी कीमत पर रास्ता साफ करने के लिए तैयार था। वो सबसे आगे निकल गया। जैसे ही केसियस उनकी तरफ बढ़े, उसने अपनी एक्स संभाली और पूरे जोर से वार कर दिया। जो भी सामने आया काट दिया गया। उधर कारमा भी पीछे नहीं थी। वो अपनी डैगर से तेजी से लड़ रही थी। उसकी मूवमेंट्स तेज और प्रिसाइज थी। शुत्रा ने दोनों को देखकर कहा, गुड, और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। वे लगभग टेम्पल तक पहुंच चुके थे कि अचानक एक विशाल बैट लाइक मॉन्स्टर सीधे उसकी तरफ आ गिरा। अटैक इतना जोरदार था कि शुत्रा और उसका माउंट दोनों दूर जा गिरे। वो बड़ा बीस्ट लाइक क्रीचर जोर से गरजा और फिर से उसकी तरफ चार्ज कर गया। शुत्रा ने दांत भींचे। उसे खुद पर गुस्सा आया। उसने गार्ड डाउन कर दिया था। तभी कारक बिजली की तरफ उसकी तरफ आया और उसने अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। शुत्रा ने राहत की सांस ली। कारक ने जल्दी से पूछा, आप ठीक है? फिर वो मुस्कुराया, उठिए, अभी आराम करने का टाइम नहीं है। वो विशाल क्रीचर फिर गरजा और दोबारा हमला कर दिया। कारक ने फिर उसका वार रोका, लेकिन इस बार स्पष्ट दिख रहा था कि उसे स्ट्रगल हो रही है। शुत्रा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले बड़ा कूल बन रहा था, अब हालत खराब लग रही है। लेकिन उसी समय उसने स्किल एक्टिवेट कर दी, अंडर द किंग्स बैनर। अचानक कारक की शक्ति बढ़ गई। उसके शरीर में नई ताकत दौड़ गई। इस बार उन्होंने ऑफेंस लेने का फैसला किया। कारक सीधे मॉन्स्टर पर टूट पड़ा। उसका वार इतना तेज था कि क्रीचर खुद चौंक गया। वो पीछे लड़खड़ा गया, लेकिन कारक रुका नहीं। वो उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ा। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके उसने उसकी छाती पर जोरदार स्लैश मारा। मॉन्स्टर के मुंह से खून निकल पड़ा और फिर कारक सीधा उसके सिर की तरफ गया। उसने पूरी ताकत से वार किया। धमाका हुआ, आसपास की धूल तक उड़ गई। कारक ने पीछे देखे बिना कहा, प्रिंस अभी जाइए, ये जगह मुझ पर छोड़ दीजिए। शुत्रा ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। वो पूरी स्पीड से टेम्पल की तरफ दौड़ पड़ा। उसने दरवाजा खोला। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसे जल्दी करने के लिए कह रही थी। जो तुरंत समझ गया कि वो ग्रीन विंड की आवाज थी। उसकी गॉन्टलेट से तेज रोशनी निकलने लगी। ग्रीन विंड ने बताया कि एंकीडू का आर्टिफैक्ट उसे रास्ता दिखाएगा। शुत्रा ने महसूस किया कि एनर्जी मंदिर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रही थी। वह उस एनर्जी को फॉलो करता हुआ अंदर बढ़ता गया और आखिरकार एक विशाल जाइंट ट्री के सामने जाकर रुक गया। तभी अचानक उस पेड़ की बेलें हिलने लगी। एक पल के लिए वो चौंक गया, लेकिन बेलें उस पर हमला करने के बजाय धीरे से उसके सामने आकर रुक गईं, मानो उसे कुछ देने आई हो। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने था ड्रैगन हार्ट। हर ड्रैगन के अंदर मौजूद माना सोर्स, एक ड्रैगन हार्ट। अब उसे समझ आया कि एंकल का फ्रैगमेंट आखिर इसी चीज की तरफ उसे गाइड कर रहा था। तभी ग्रीन विंड उसके सामने प्रकट हुई। उसने बताया कि एंगल प्लेन्स इतने लंबे समय तक शांति में सिर्फ वॉचर एंकल की मैजिक की वजह से टिके रहे थे, और यह टेम्पल उसी मैजिक का केंद्र था। यह पूरा स्थान एंकल के फ्रैगमेंट से पैदा हुआ था। अगर यह जगह नष्ट हो जाती तो वो फ्रैगमेंट भी टूटकर खत्म हो जाता। ग्रीन विंड ने शुत्रा से विनती की कि वो टेम्पल में बची हुई एंकल की एंशिएंट मैजिक को अवेकन करे और इस विनाश को रोके। उसी समय टेम्पल के बाहर सैवेज आइज ने अपनी सेना को पीछे हटने से मना कर दिया। एनिमी को किसी भी हालत में टेम्पल के अंदर मत जाने देना।
सेंटोर्स लगातार लड़ते रहे। कारक भी बिना रुके बैटल कर रहा था। कार्मा भी पूरी ताकत से दुश्मनों को रोक रही थी। फिर ग्रीन विन ने नाइन्थ प्रिंस से प्रार्थना की वो एंगल प्लेन्स और उसके बच्चों की रक्षा करे, उस मैजिक के साथ जो पीछे छोड़ी गई थी। शुत्रा ने आखिरकार ड्रैगन हार्ट को स्वीकार कर लिया और उसी क्षण वो अचानक एक अलग जगह पर पहुंच गया। शुरुआत में वो कंफ्यूज था क्योंकि उसके सामने एक विशाल ड्रैगन खड़ा था, लेकिन वो तुरंत समझ गया वो थी वॉचर एंकल। उसकी चमकती हुई आंखें डायरेक्टली शुत्रा पर टिकी थीं। फिर उसने अपनी पावर्स उसे सौंपनी शुरू कर दी। अगले ही पल पूरा टेंपल तेज रोशनी से चमक उठा। वो लाइट इतनी विशाल थी कि सीधा आसमान तक जा पहुंची। ये दृश्य बैटलफील्ड में लड़ रहे सेंटोर्स तक ने देख लिया। सबके चेहरे शौक से भर गए। कारक के दिमाग में तुरंत अपने प्रिंस का ख्याल आया। तभी जमीन जोर से कांपने लगी। मोटी और विशाल बेलें जमीन से बाहर निकलने लगे। वे लगातार बड़ी होती गई, ऊंची होती गई और फिर वे किसी शेप में बदलने लगी। कुछ ही पलों बाद वे बाइपीडल वुडन क्रीचर्स में बदल चुकी थी और उनका पहला निशाना बने कैशेस। उन वुडन क्रीचर्स ने बिना किसी हेजिटेशन के हमला कर दिया। कैशेस पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड रह गए। उन्हें न भागने का मौका मिला न बचने का। वे वुड क्रीचर्स लगातार उनकी संख्या कम करते गए। उसी दौरान ग्रीन विन ने अचानक महसूस किया वॉचर एंकल की मैजिक पूरी तरह अवेकन हो चुकी थी। उसने राहत की सांस ली और नाइन्थ प्रिंस को दिन से धन्यवाद दिया। लेकिन तभी उसकी नजर शुत्रा पर गई और वो तुरंत पीछे हट गई। शुत्रा अब भी ड्रैगन हार्ट को पकड़े हुए था। कुछ गड़बड़ थी। ग्रीन विन समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उसने महसूस किया कि एंकल का माना शुत्रा के अंदर बह रहा था। उसने घबराकर पूछा, क्या तुम एंकल की पावर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन शुत्रा की हालत देखकर लग रहा था कि वो खुद अपने होश में नहीं था। ग्रीन विन ने उसे तुरंत रुकने को कहा। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो उसका शरीर उस पावर को सह नहीं पाएगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार आने लगे। शुत्रा का लेवल बढ़ रहा था। उसके गाल पर एक कट लगा हुआ था, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप हील हो गया। ग्रीन विन ने अपनी आंखों से ये देखा और फिर से वो आवाज शुत्रा के दिमाग में गूंजने लगी। कॉन्कर, सबड्यू, मेक देम नील इन ओबीडियंस। यहां तक कि अगर वो किसी एल्डर ड्रैगन का बचा हुआ रेमनेंट ही क्यों ना हो, उसे भी उसके सामने घुटने टेकने होंगे। अगले ही पल ड्रैगन हार्ट सीधे उसके दिल में मर्ज हो गया। एक अंधा कर देने वाली रोशनी पूरे टेंपल में फैल गई। कुछ समय बाद वो लाइट धीरे धीरे शांत हुई। शुत्रा ने खुद को संभालने के लिए अपने घुटनों पर हाथ टिकाए। उसके शरीर से निकलती चमक भी धीरे धीरे कम होने लगी और जब उसने अपनी आंखें खोली, सिस्टम ने उसे एक नया टाइटल दिया, नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। साथ ही उसे एक नया पैसिव स्किल मिला, ड्रैगन बॉडी लेवल 1। इसके अलावा उसने हासिल किया ड्रैगन ब्लड, इम्यूनिटी टू ऑल पॉइजन्स लेवल 1। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। उसे एक नया सब क्लास भी मिला, ड्रैगन बॉर्न, एक ऐसा अस्तित्व जिसने ड्रैगन जीन अवेकन कर लिया हो और अब ड्रैगन मैजिक इस्तेमाल कर सकता हो। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा ज़ेफिर के साथ हुआ था। हालांकि ज़ेफिर ड्रैकोनियन और असुरा का हाइब्रिड था, फिर भी उसकी डॉर्मेंट इनहेरिटेंस ने उसके अंदर ड्रैगन जीन अवेकन कर दिया था। लेकिन अब शुत्रा भी उसी रेल में पहुंच चुका था। ग्रीन विन ने धीरे से कहा कि शुत्रा ने अब ड्रैगन की स्पिरिट और बॉडी दोनों प्राप्त कर ली है। वह उसके अंदर वॉचर एंकल की शक्ति साफ महसूस कर सकती थी। फिर भी वह डिसअपॉइंटेड नहीं थी, क्योंकि यह ऐसी शक्ति थी जिसे हजारों सालों से कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाया था। यह पावर सील्ड थी, एक मिलेनियम तक गहरी नींद में बंद। अब आखिरकार उसका एक सक्सेसर मिल चुका था। ग्रीन विन ने उसे संबोधित किया, सक्सेसर ऑफ वॉचर एंकल, और फिर उसने कहा कि उसकी एक इच्छा है। ग्रीन विन ने धीरे से अपनी इच्छा बताई। क्या वह एंगल प्लेन्स और उसके बच्चों की रक्षा करेगा? शुत्रा हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उसमें पूरा भरोसा था। उसी समय टेंपल के बाहर बैटल अब भी जारी थी। वुड क्रीचर्स लगातार लड़ रहे थे और उन्होंने कई कैशेस को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी सबने कुछ महसूस किया। एक विशाल कैश आगे बढ़ा और उसने एक वुडन क्रीचर को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। फिर उसने जोरदार रोर किया। उसकी दहाड़ इतनी खतरनाक थी कि सेंटोर्स तक एक पल के लिए डर गए। टेंपल की छत से शुत्रा ये सब देख रहा था। उसने तुरंत समझ लिया, यही वह मॉन्स्टर है जो बाकी कैशेस को कमांड कर रहा है। अगले पल वह छत से नीचे कूद पड़ा। वह सीधे कैरक की तरफ बढ़ा, क्योंकि अब उसे कुछ करना था। वहीं दूसरी तरफ कैशेस का कमांडर लगातार वुडन क्रीचर्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। वह गुर्राया, लेकिन अचानक धड़ाम, सीधा शुत्रा का पंच उसके चेहरे पर पड़ा। कमांडर तुरंत काउंटर अटैक करने गया, लेकिन शुत्रा पीछे हटकर उसका हमला डॉज कर गया। इतने बड़े शरीर के बावजूद वह मॉन्स्टर बेहद एजाइल था। वह तेजी से शुत्रा का पीछा करने लगा। शुत्रा ने खुद को स्टेडी किया और दूसरा पंच तैयार किया, फिस्ट ऑफ एक्सप्लोजन।
धमाका इतना भारी था कि इम्पैक्ट से उसका अपना हाथ तक कांप गया, लेकिन मॉन्स्टर ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। श्रोत्रा ने दांत खींचे, इसकी स्किन कितनी मोटी है। कमांडर ने फिर अटैक किया। अब श्रोत्रा समझ चुका था ये मॉन्स्टर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा टफ था। यहां तक कि बीस्ट गॉडफिस्ट आर्ट का फिस्ट ऑफ एक्सप्लोजन भी इसे प्रॉपरली डैमेज नहीं कर पा रहा था। तभी उसने फैसला किया अब वह अपनी नई पावर इस्तेमाल करेगा। उसने एक्टिवेट किया ड्रैगन ब्लड ड्रैगन बॉन्ड का एक्सक्लूसिव स्किल। अगले ही पल अर्थक्वेकर ने अपनी असली शक्ति का एक हिस्सा रिलीज करना शुरू कर दिया। श्रोत्रा ने सब कुछ एक ही अटैक पर दांव पर लगा दिया। कमांडर भी उसी समय उसकी तरफ झपटा, लेकिन तभी अब तुम्हारी बारी है कैरैक। श्रोत्रा ने समन किया किंग्स नाइट, और अगले ही पल कैरैक अचानक कमांडर के पीछे प्रकट हुआ। धान उसकी एक्स ने मॉन्स्टर के सिर के साइड पर जोरदार वार किया। कमांडर गुस्से से पागल हो गया, लेकिन वही डिस्ट्रैक्शन श्रोत्रा को चाहिए थी। वह पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ा। इस बार उसका अटैक पहले से बिल्कुल अलग था। उसने इस्तेमाल किया अर्थक्वेकर सीक्रेट आर्ट, एक बेहद विनाशकारी टेक्निक। श्रोत्रा ने इसका नाम लिया गाइगेंटिक पिस्टन, और अगले ही पल उसका पंच सीधे कमांडर के सीने में जा धंसा। इंपैक्ट इतना खतरनाक था कि उसके चेस्ट में एक विशाल होल बन गया। सैविज आइज की आंखें शॉक से फैल गई। कारक अपने प्रिंस को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। वो विशाल एनिमी लड़खड़ाया और फिर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया। श्रोत्रा लेवल अप हो गया था, और फिर दूसरा मैसेज सामने आया, बॉस डिफीटेड ड्रेक ओगर मुस्तफा, टाइटल अक्वायर्ड ड्रेक ओगर स्लेयर। श्रोत्रा ने भारी सांस लेते हुए सोचा कि उसने अभी कितना ऑरा खर्च कर दिया था। अगर बैटल के दौरान उसका लेवल अप नहीं हुआ होता तो वह यकीनन वहीं गिर जाता। उसे अब समझ आने लगा था कि अर्थक्वेकर कितना टेरिफाइंग वेपन है। किसी वेपन में एम्बेडेड अल्टीमेट स्किल को प्रॉपरली इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेशल मूव कंट्रोल स्किल चाहिए होता है, लेकिन उसके पास अभी वह स्किल थी ही नहीं। मतलब जो अटैक उसने अभी इस्तेमाल किया, जाइगेंटिक पिस्टन, वह अर्थक्वेकर की असली अल्टीमेट टेक्निक भी नहीं थी। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अर्थक्वेकर के अंदर अभी भी उससे कहीं ज्यादा भयानक पावर छिपी हुई थी। तभी करक उसके पास आया और रिपोर्ट दी। कमांडर के गिरते ही बाकी एनिमीज भागने लगे थे। सैविज आइज ने तुरंत कुछ को वही काट गिराया। फिर उसने अपनी सेना को आदेश दिया, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। अगर वे आज बच निकले तो भविष्य में फिर हमला करने लौटेंगे। सेंटोर्स तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़े। उनका इरादा साफ था, आज कोई एनिमी जिंदा नहीं बचेगा। धीरे धीरे रात हो गई और आखिरकार बैटल खत्म हो गया। सेंटोर कैंप में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग आराम कर रहे थे, जश्न मना रहे थे और ड्रिंक्स पी रहे थे। करक और कर्मा ने भी अपनी ड्रिंक्स टकराए। पूरे कैंप में जीत की खुशी थी। इसी दौरान ग्रीन विंड ने श्रोत्रा से पूछा कि आखिर वह उसके पास आया क्यों था। जब सब लोग सेलिब्रेशन में व्यस्त थे, श्रोत्रा के दिमाग में अब भी कुछ सवाल चल रहे थे। उसने कहा कि उसे उससे कुछ बातें पूछनी है। ग्रीन विंड ने बिना हिचक जवाब दिया। उसने पहले ही उसकी इच्छा पूरी की थी, इसलिए अब वह उसके हर सवाल का जवाब देगी। लेकिन उससे पहले उसने एक रिक्वेस्ट रखी। वह चाहती थी कि श्रोत्रा उसे अपने कंट्रोल से मुक्त कर दे। श्रोत्रा पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कह रही है। तब ग्रीन विंड ने समझाया, क्योंकि उसने एंकल का माना एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए वह जो एंकल की मैजिक से पैदा हुई थी अब उससे बाउंड हो चुकी है। अब जाकर श्रोत्रा को बात समझ आई। उसने कहा कि उसे यह अंडू करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ग्रीन विंड चुपचाप इंतजार करने लगी। कुछ पल बाद दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, और तभी श्रोत्रा ने ऑकवर्ड तरीके से पूछा, इसे अंडू कैसे करते हैं? ग्रीन विंड का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना। फिर उसने पैनिक में दोबारा पूछा, रुको, तुम्हें सच में नहीं पता? श्रोत्रा ने सीधा जवाब दिया, नहीं, किसी ने मुझे कभी सिखाया ही नहीं। ग्रीन विंड विजिबली इरिटेटेड हो गई। उसे अब समझ आ रहा था कि श्रोत्रा अभी तक बस अंदाजे से पावर्स इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी वह बाहर से ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे सब पता हो। श्रोत्रा ने उसे शांत होने को कहा और थोड़ा सोचने लगा। फिर उसने उससे पूछा, अभी तुम्हारी कंडीशन एग्जैक्टली क्या है? अब वह उसकी है और इसलिए वह उसकी हर बात मानेगी। लेकिन ग्रीन विंड उसकी बात का मतलब गलत समझ बैठी। श्रोत्रा ने पूछा था कि क्या वह किसी तरह अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है या उसकी कंडीशन में कोई बदलाव आया है। ग्रीन विंड ने जवाब दिया कि उसकी एबिलिटीज या एग्जिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगर वो गायब हो जाए तो एंगल प्लेन्स अपनी वाइटैलिटी खो देंगे, क्योंकि वही उस लाइफ मैजिक का लिविंग सिंबल थी जो वॉचर एंकल ने पूरे प्लेन्स पर कास्ट की थी। श्रोत्रा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कैजुअली कहा, तो फिर तुम यही एंगल प्लेन्स में रहो ना, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। ग्रीन विंड पूरी तरह स्टन्ड रह गई। श्रोत्रा ने आगे समझाया कि अगर उसकी वजह से प्लेन्स की लाइफ एनर्जी खत्म हो सकती है तो ऑब्वियसली उसे यही रहना चाहिए। लेकिन ग्रीन विंड का एक्सप्रेशन अचानक उदास हो गया। उसके लिए इसका मतलब कुछ और था। उसे लगा श्रोत्रा उसे छोड़ रहा है।
शुत्रा तुरंत समझ गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसने जल्दी से क्लैरिफाई किया, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर उसने सीधा सवाल पूछा, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? ग्रीनविंड तुरंत चिल्लाई, आप मेरे मास्टर हैं, ऑब्वियसली मुझे आपके साथ जाना चाहिए। उसका जवाब इतना सीधा था कि शुत्रा अंदर से थोड़ा पॉट ऑफ गार्ड हो गया। तभी उसे एहसास हुआ उसने एक्सीडेंटली एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, और वो भी किसी मामूली स्पिरिट के साथ नहीं, एक हाई रैंकिंग नेचुरल स्पिरिट के साथ। फिर उसे ग्रीनविंड की पहले वाली बात याद आई, वो एंगल प्लेन्स पर कास्ट ग्रैंड स्पेल की सिंबॉलिक एम्बॉडीमेंट थी। शुत्रा ने पूछा, क्या तुम अपनी बदले कुछ ऐसा बना सकती हो जो यहां तुम्हारी जगह ले सके? ग्रीनविंड ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा। तब शुत्रा ने फैसला किया, जब तुम अपनी जगह लेने वाली कोई चीज बना लो तब मेरे साथ आ जाना। लेकिन ग्रीनविंड इस अरेंजमेंट से खुश नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अपनी ज्यादातर पावर एंगल प्लेन्स में छोड़नी पड़ेगी और कुछ समय तक वो शुत्रा की ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन शुत्रा ने तुरंत कहा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अंदर ही अंदर वो खुद को जैकपॉट विनर महसूस कर रहा था। एक हाई रैंकिंग नेचुरल स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना कोई छोटी बात नहीं थी, ये प्रैक्टिकली इनसेन लेवल अपॉर्चुनिटी थी। शुत्रा की बात सुनकर ग्रीनविंड की आंखें हल्के से चमक उठी। अब जब यह मामला सेटल हो चुका था, शुत्रा ने आखिर अपने असली सवाल पूछने शुरू किए। उसने पूछा, वॉचर एंकल की मौत कैसे हुई थी और कब हुई थी? यह सवाल सुनकर ग्रीनविंड थोड़ी चौंक गई। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, वो सिर्फ एक फ्रैगमेंट है, और क्योंकि वो नेचर से दोबारा जन्मी स्पिरिट है, इसलिए उसके पास एंकल की ज्यादा मेमोरीज नहीं है। लेकिन ग्रीनविंड को एक बात साफ याद थी, 1000 साल पहले वॉचर एंकल की हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसे यह याद नहीं था कि किलर कौन था, लेकिन एक बात को लेकर वो पूरी तरह श्योर थी, वो कोई दूसरा एल्डर ड्रैगन नहीं था। यह सुनकर शुत्रा के मन में सवाल उठा, जो गॉड लाइक पावर रखने वाले एल्डर ड्रैगन को मार सके। तभी ग्रीनविंड ने अचानक उससे कैजुअली बात करने को कहा। उसे ऑकवर्ड लग रहा था कि उसका ओन मास्टर उससे इतनी फॉर्मली बात कर रहा है। अब जब शुत्रा ऑफिशियली एंकल का सक्सेसर बन चुका था, उसने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या इसका मतलब है कि मैं किसी और एल्डर ड्रैगन की पावर भी अपने अंदर रख सकता हूं? ग्रीनविंड ने कहा, नॉर्मली तो यह इम्पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन अगर बात शुत्रा की हो तो शायद यह पॉसिबल हो सकता है। उसने आगे समझाया, शुत्रा पहले ही 2 अपोजिंग एल्डर ड्रैगन पावर्स इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ वॉचर एंकल द वॉचर ऑफ पोलैरिटी, और दूसरी तरफ ग्रेट एंकीडू द माइटी वन हु अपोजेस हर। दोनों की पावर्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थी, फिर भी शुत्रा उन्हें बैलेंस कर पा रहा था। अगर वो इन अपोजिंग फोर्सेस को ऐसे ही कंट्रोल करता रहा तो शायद भविष्य में वो दूसरे एल्डर ड्रैगन्स की पावर्स भी wield कर सके। यह सुनकर शुत्रा जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो गया। अंदर ही अंदर उसने सोचा, ये तो मेन कैरेक्टर वाला प्लॉट आर्मर लग रहा है। लेकिन उसके पास अभी एक आखिरी सवाल बाकी था। उसने ग्रीनविंड से पूछा, क्या तुम्हें मेरी इस पावर के बारे में कुछ पता है, यानी कॉन्क्वेस्ट? ग्रीनविंड ने फिर वही बात दोहराई, वो सिर्फ एक फ्रैगमेंट है, उसके पास एंकल की पूरी मेमोरीज नहीं है, इसलिए वो उसकी पावर के बारे में सब कुछ नहीं जानती। लेकिन तभी अचानक ग्रीनविंड के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी, इतनी तेज कि शुत्रा को अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, अचानक क्या हुआ? लेकिन अगले ही पल आवाज बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ग्रीनविंड के जरिए बोल रहा हो। उस आवाज ने शुत्रा को संबोधित किया, नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, जो किंग्स की डेस्टिनी के नीचे जन्मा है। फिर वो आवाज गूंजी, तुम सब क्रिएशन को कॉन्कर करोगे और उस पर रूल करोगे, यही किंग की शक्ति है और वही शक्ति तुम्हारी होगी। ये वॉचर एंकल का संदेश था। धीरे धीरे रात खत्म हुई, टेम्पल पर सनराइज हो चुका था। शुत्रा बाहर शांति से सो रहा था। जैसे ही सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, वो धीरे धीरे जागने लगा। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ था? उससे आखिरी चीज बस यही याद थी कि वो ग्रीनविंड से बात कर रहा था। तभी ग्रीनविंड उसके सामने प्रकट हुई। वो चेक करने आई थी कि उसकी कॉन्शियसनेस वापस आई या नहीं। उसने बताया कि उसे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन लगता है कि पिछली रात उसके अंदर बची हुई एंकल की कॉन्शियसनेस अचानक सरफेस पर आ गई थी, और शायद उसी ओवरवेलमिंग पावर की वजह से शुत्रा बेहोश हो गया था। शुत्रा को पिछली रात की बात याद आने लगी। वही आवाज, कॉन्कर एंड रूल ओवर ऑल क्रिएशन, क्योंकि वही किंग की शक्ति है और वही तुम्हारी होगी। अब उसे समझ आ गया था, वॉचर एंकल पहले से उसकी पावर के बारे में जानता था, यानी कॉन्क्वेस्ट। तभी ग्रीनविंड ने गंभीर आवाज में घोषणा की, अब से वो हमेशा के लिए उसकी मास्टर होगी। और फिर उसने कहा कि उसे एक और महत्वपूर्ण बात बतानी है। अगले ही पल उसने उसके सामने एक मैजिकल स्क्रीन जैसी चीज दिखाई। ग्रीनविंड ने बताया, एंगल प्लेन्स के सबसे उत्तरी छोर पर वॉचर एंकल का एक रेलिक छिपा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे अर्थक्वेकर था। वो भी एक एल्डर ड्रैगन आर्टिफैक्ट है। उसका नाम था शील्ड ऑफ लाइफ। 1000 साल पहले वॉचर एंकल ने यह शील्ड सबसे बहादुर और राइचस सेंटार वॉरियर को दिया था। उस वॉरियर ने उत्तर के एनिमीज के खिलाफ अपनी जाति को लीड किया और काउंटलेस विक्ट्रीज हासिल की।
वो हर बैटल में बिना एक भी वूंड लिए जीता गया। लेकिन वो वास्तव में इनविंसिबल नहीं था, क्योंकि वो शील्ड ऑफ लाइफ को अपने साथ बिस्तर पर लेकर नहीं सोता था। एक रात जब वो एक ऐसी औरत के साथ था जिसे किसी लालची व्यक्ति ने भेजा था, उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। उसे सोते समय चाकू मारकर खत्म कर दिया गया। क्योंकि शील्ड ऑफ लाइफ सीधे एंकल द्वारा दिया गया आर्टिफैक्ट था, इसलिए उसे सिर्फ उसका मालिक ही wield या कैरी कर सकता था। उस वॉरियर के फॉलोअर्स ने उसकी मौत के बाद उस शील्ड को उसके साथ ही उत्तर में मौजूद उसकी टूम में दफना दिया। सदियां बीत गई और धीरे धीरे शील्ड ऑफ लाइफ सिर्फ एक लेजेंड बनकर रह गया। अब सेंटोर्स उसे उसके ओरिजिनल नाम से नहीं बुलाते थे। उन्होंने उस आर्टिफैक्ट का नाम उसी वॉरियर के नाम पर रख दिया था, व्हाइट सुरी। ये नाम सुनते ही शूट्रा की आंखें फैल गईं। वो इस आर्टिफैक्ट को जानता था। ये वही लेजेंडरी शील्ड था जो सिर्फ नाइट सागा की बैक स्टोरी में मेंशन हुआ था। ये गेम का बेस्ट शील्ड माना जाता था, लेकिन इसे कभी कोई ढूंढ नहीं पाया, यहां तक कि वेटरन प्लेयर्स भी नहीं। और अब पता चला कि वो एक्चुअली एक एल्डर ड्रैगन आर्टिफैक्ट था। ग्रीन विंड ने पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? लेकिन तब तक शूट्रा का एक्साइटमेंट कंट्रोल से बाहर जा चुका था। उसने तुरंत पूछा, उस टूम की लोकेशन कहाँ है? ग्रीन विंड ने जवाब दिया, अगर द एंग्लो प्लेन्स के सबसे उत्तरी हिस्से की तरफ जाएं तो शायद वो उसे ढूंढ सकेगी, लेकिन उससे पहले उसे अपनी जगह लेने के लिए एक रिप्लेसमेंट बनाना होगा। ग्रीन विंड ने कहा कि जैसे ही उसकी शूट्रा के साथ बात खत्म होगी, वो तुरंत रिप्लेसमेंट बनाना शुरू कर देगी। शूट्रा ने पूछा, कितना समय लगेगा? ग्रीन विंड ने जवाब दिया, उसकी मदद से प्रोटेक्शन स्पेल फिर से एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए अब उसे सिर्फ 2 दिन लगेंगे। यह सुनकर शूट्रा खुश हो गया। सिर्फ 2 दिन बाद वे उत्तर की तरफ निकल सकते थे। हालांकि नॉर्दर्न रीजन काफी दूर था, लेकिन शूट्रा जानता था कि वहां पहुंचना इम्पॉसिबल नहीं है, और अब वो किसी भी कीमत पर वहां जाने वाला था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था अगर उसे व्हाइट सुरी मिल गया तो फ्यूचर बैटल्स बहुत आसान हो जाएंगी। कुछ देर बाद शूट्रा टेम्पल से बाहर निकल आया। चलते हुए वो आगे की प्लानिंग करने लगा। उसने सोचा कि वो उत्तर की तरफ जाने के लिए एक एक्सक्यूज इस्तेमाल करेगा, बाकी बचे कैशेस का शिकार करने का बहाना। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और थी। टेम्पल में जो प्रोटेक्शन स्पेल एक्टिवेट हुआ था, उसे शायद डीमन किंग कैसल ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुका होगा। मतलब बहुत जल्द वहां से कोई स्पेशलिस्ट रूइंस की जांच करने आने वाला था। शूट्रा ने कैलकुलेशन की, अगर आज रिपोर्ट भेज दी गई तो स्पेशलिस्ट लगभग 1 हफ्ते में यहां पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में उन्हें उसके आने से पहले निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी सैवेज आइज उसके पास आया और बोला, डीमन किंग कैसल से कोई आया है। यह सुनते ही शूट्रा चौंक गया। वे तुरंत टेंट के अंदर गए। अंदर फेलिशिया बैठी हुई थी। उसने शतरा का एक्सप्रेशन देखा और पूछा, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोस्ट देख लिया हो। शूत्रा ने तुरंत पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन फेलिशिया ने बातचीत रोक दी। उसने कहा, पहले प्रॉपरली ग्रीटिंग्स एक्सचेंज कर लेते हैं। शूत्रा और भी कंफ्यूज्ड हो गया। तभी एक महिला आगे बढ़ी और उसने फॉर्मली उसे ग्रीट किया। वो थी डैफ्नी एक्को की 5वीं कॉन्क्यूबाइन की बेटी। शूत्रा उसे पहचान गया। वो थी ड्रायड बॉर्न ड्रुइड, और शूत्रा अच्छी तरह जानता था उसे अपने 3 हाफ सिबलिंग्स में से कम एक को हर हालत में अपनी साइड लाना है। फेलिशिया ने बताया कि डैफ्नी एक एक्सेप्शनल ड्रुइड है, और क्योंकि एंगल प्लेन्स में गार्डियन स्पिरिट इन्वॉल्व थी, इस मिशन में वो बहुत यूजफुल साबित होगी। डैफ्नी ने विनम्रता से कहा, आपके साथ काम करके खुशी होगी। शूत्रा ने ऑनेस्टली उम्मीद नहीं की थी कि वो उससे यहां मिलेगी। वो तुरंत अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। फेलिशिया तो गिश्का माउंटेन्स जाने वाली थी, वहां मौजूद थंडरबर्थ एनविल का स्टडी करने। वही लेजेंडरी एनविल जो थंडर को जन्म देता है। फेलिशिया ने भी यही कहा, उसका प्लान वही था। लेकिन शूत्रा ने अपना मिशन उम्मीद से बहुत जल्दी खत्म कर दिया था। फेलिशिया धीरे से उसके पास आई और फुसफुसाकर बोली, तुम अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हो। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि कैशियस सब्जुगेशन मिशन वैसे तो कोई इम्पॉसिबल मिशन नहीं था, लेकिन उसे सिर्फ 2 दिनों में खत्म कर देना पूरी सिचुएशन बदल देता है। नॉर्मली ये मिशन कम से कम 2 हफ्ते लेता था, और ऊपर से इस बार मिशन के दौरान इतने इरेगुलर इवेंट्स हुए थे कि डीमन किंग कैसल के लोग पूरी तरह शॉक्ड थे। फेलिशिया ने कहा, अगर उसकी जगह कोई और भेजा गया होता तो शायद वो उसे इंटेरोगेट करता या उस पर स्पाइंग शुरू कर देता। शूत्रा ने पूछा, तो क्या इसी वजह से तुम यहां आई हो? यह सुनकर फेलिशिया हल्का सा ब्लश कर गई। फिर उसने मान लिया कि वजह सिर्फ वही नहीं थी। असल में वो टेम्पल की मैजिक को लेकर भी क्यूरियस थी, और यह भी जानना चाहती थी कि आखिर कैशियस का बिहेवियर अचानक क्यों बदल गया। शूत्रा उसे देखता रहा। उसके कोल्ड और काम एक्सटीरियर के पीछे असल में सरप्राइजिंगली वार्म साइड छिपी हुई थी। उसने ऑनेस्टली उसे धन्यवाद कहा उसकी चिंता करने के लिए। फिर फेलिशिया ने पूछा, अब तुम्हारा प्लान क्या है? शूत्रा ने बताया कि वो नॉर्दर्न रीजन की स्काउटिंग करने वाला है। ऑफिशियल रीजन बाकी बचे कैशियस को ढूंढना, लेकिन उसका असली लक्ष्य था व्हाइट सुरी को। तभी सैवेज आइज आगे आया। उसने कहा कि वो भी साथ जाएगा।
क्योंकि ये उसके ट्राइब का मामला था। अगर वो खुद एक चीफ्टन होकर नहीं गया तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। शुत्रा ने माना उसकी बात सही थी, लेकिन अगले ही पल फिलिशिया ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। उसने रीजन दिया, डेड कैशेस को स्टडी करने से बेहतर है लिविंग वंस को ऑब्जर्व करना। शुत्रा ने ऊपर से तो कैजुअली हाँ कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान हो गया, क्योंकि रिमेनिंग कैशेस को ढूंढना तो बस एक एक्सक्यूज था, असल मिशन तो वाइट सूरी था। तभी करक ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। कुछ दिनों बाद उनका ग्रुप आखिरकार फिर से कैशेस के कांटेक्ट में आया। करक और सेंटोस तुरंत बैटल में उतर गए। फाइट के दौरान शुत्रा ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने उसके इंस्टिंक्ट्स को सही साबित कर दिया। सेंटोस लगातार लड़ रहे थे। तभी अचानक एक कैश पीछे से शुत्रा पर हमला करने आ गया। वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आया ये चीजें अचानक फिर कहां से आ गई। वो इरिटेटेड हो गया। उसे लगा था कि पिछली बार वे सबको खत्म कर चुके हैं। तभी ऊपर आसमान से तेज चीखने की आवाज आई। कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स उनके ऊपर मंडरा रहे थे। शुत्रा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। गेजिस, उसने दांत भींचे। ये बेहद ट्रबलसम मॉन्स्टर्स थे, लेकिन सिर्फ वही उड़ नहीं सकते थे। शुत्रा ने तुरंत एक्टिवेट किया ब्लेसिंग ऑफ द विंड LV-Y1। ये स्किल उसके शरीर को हल्का बना देती थी, उसे हवा जैसी स्पीड से मूव करने की एबिलिटी देती थी। ग्रीन विंड हैरानी से पूछ बैठी, तुम मेरी मैजिक इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? लेकिन शुत्रा के पास एक्सप्लेन करने का समय नहीं था। वो सीधे उन गेजेस की तरफ दौड़ पड़ा। फ्लाइंग मॉन्स्टर्स पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड रह गए। अगले ही पल फिस्ट ऑफ एक्सप्लोजन, धड़ाम, उसके पंचेस ने उन मॉन्स्टर्स को हवा में उछाल दिया। शुत्रा इरिटेट होकर बोला, मेरे रास्ते में आना बंद करो और बस गायब हो जाओ। ये देखकर ग्रीन विंड ऑलमोस्ट रोने वाली आवाज में बड़बड़ाने लगी, तो मेरी एग्जिस्टेंस का पर्पस आखिर क्या है? उधर दूसरी तरफ डैफ्नी कैशस की लाशों के बीच घिरी हुई खड़ी थी। वो विजिबली टेरिफाइड थी। तभी एक मॉन्स्टर उसकी तरफ छलांग लगाकर आया, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। छन्नाक, एक ही वार में मॉन्स्टर का सिर कट गया। वो था कारक। उसी दौरान फिलिशिया भी अपनी तरफ बैटल में व्यस्त थी। एक्चुअली उसके लिए ये सिचुएशन फायदेमंद थी, क्योंकि वो शुरुआत से ही इन मॉन्स्टर्स को स्टडी करना चाहती थी। आखिरकार डस्क तक लड़ाई खत्म हुई। पूरे प्लेन्स में कॉर्प्सेस बिखरे पड़े थे। तभी फिलिशिया ने शुत्रा से कहा, इधर देखो। उसने उन लाशों के आसपास मौजूद फेंट पर्पल ऑरा की तरफ इशारा किया। पहले शुत्रा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे भी हल्की बैंगनी एनर्जी दिखाई देने लगी। फिलिशिया ने अपनी एनालिसिस बताई। उसके मुताबिक ये किसी तरह की कर्स मैजिक थी। जो भी उस पर्पल ऑरा के प्रभाव में आता, जितना ज्यादा पावरफुल बनता, उतनी ही तेजी से उसकी लाइफ फोर्स कंज्यूम होती जाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी इमोशंस भी डल हो जाती थी, मानो उनकी फीलिंग्स ऑलमोस्ट सेवर कर दी गई हों। इसीलिए फिलिशिया उसे कर्स कह रही थी, और उसे पूरा यकीन था कोई इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। यह सुनकर शुत्रा कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने उस कमांडर को मार दिया था जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहा था। तभी कारक ने उसे थोड़ा रुकने को कहा। उसने बताया कि डैफ्नी पूरी फाइट के दौरान बेहद टेंस थी। शायद ये उसकी पहली रियल बैटल थी। शुत्रा ने उसे ध्यान से देखा, और तभी उसे एहसास हुआ ये वाली डैफ्नी उस फ्यूचर वाली एक्सपीरियंस डैफ्नी जैसी बिल्कुल नहीं थी जिसे वह गेम नॉलेज से जानता था। वो अभी काफी इनएक्सपीरियंस थी। डैफ्नी हल्का कांप रही थी जब उसने कहा वो स्पिरिट्स का फियर महसूस कर सकती है। जितना वे उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी ही एक ऑमिनस पावर मजबूत होती जा रही है। उसी समय ग्रीन विंड, जो अभी फायरफ्लाई फॉर्म में थी, शुत्रा के पास आई। उसने भी वही बात कही। उसे उत्तर की दिशा से एक बेहद सिनिस्टर एनर्जी महसूस हो रही थी, और उसे शक था वही कहीं वो एंटिटी मौजूद है जो इस पर्पल ऑरा का सोर्स है। फिलिशिया ने गंभीर आवाज में कहा, अगर उन्हें सच जानना है तो उन्हें एंगल प्लेन्स के सबसे नॉर्दर्न पॉइंट तक जाना होगा। तभी सैवेज आइज ने सुझाव दिया, पहले नॉर्दर्न बॉर्डर पर बने ऑब्जर्वेशन टावर से सिचुएशन चेक करनी चाहिए। शुत्रा का ओरिजिनल प्लान तो सिर्फ व्हाइट सूरी हासिल करना था, लेकिन अब सिचुएशन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। फिलहाल उसने तय किया कि वे ऑब्जर्वेशन टावर तक जाएंगे। जब वे वहां पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। फिलिशिया ने दूर एक दिशा की तरफ इशारा किया। वहीं से उसे बस सिनिस्टर एनर्जी महसूस हो रही थी। सबने ध्यान से देखा, और अगले ही पल उनके चेहरे गंभीर हो गए। दूर विशाल संख्या में मॉन्स्टर्स जमा थे। सिर्फ एक नजर में ही समझ आ रहा था वहां कम से कम 2000 से 3000 एनिमीज मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या को एक साथ इकट्ठा करने वाली सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी, अनडेड। और फिलिशिया तुरंत समझ गई ये कोई ऑर्डिनरी अनडेड नहीं थे। कम से कम लिच लेवल के हाई रैंकिंग अनडेड इन्वॉल्व थे। ये सुनते ही डैफ्नी के घुटने जवाब दे गए। वो सीधे जमीन पर बैठ गई। कारक ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? डैफ्नी ने कांपती आवाज में कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन क्लियरली वो ठीक नहीं थी।
फिलिशिया ने एक्सप्लेन किया, उसे जो ओमिनस एनर्जी महसूस हो रही है वो बहुत डायरेक्ट है, और क्योंकि डेफनी आधी स्पिरिट है इसलिए वो उस एनर्जी को बाकी सबसे कहीं ज्यादा डीपली महसूस कर रही थी। अगर एनिमी सच में हाई रैंकिंग अनडेड हुआ तो उनकी करंट फोर्सेस बिल्कुल भी काफी नहीं होंगी। फिलिशिया ने तुरंत सुझाव दिया, हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो पैनिक में बोली, कोई हमारी तरफ आ रहा है। शुत्रा ने पूछा, कौन? लेकिन उसी समय उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुल गई। सराउंडेड। अगले ही पल कारक ने ऊपर इशारा किया। फायरबॉल। एक विशाल फायरबॉल सीधे टावर की तरफ उड़ती आ रही थी। शुत्रा तुरंत समझ गया, डैम, ये ट्रैप था। उसने जोर से चिल्लाया, सब लोग टावर से बाहर निकलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऑब्जर्वेशन टावर विस्फोट के साथ टूटने लगा। सब लोग पूरी स्पीड से भागने लगे। चीखें गूंज उठी। उसी दौरान वे ओमिनस ऑरा वाले कुछ अनडेड आसमान में उड़ चुके थे। टावर कोलैप्स हो रहा था, लेकिन तभी फिलिशिया ने अपनी मैजिक एक्टिवेट की। विंड कंट्रोल तेज हवा ने सबको ऊपर उठा लिया। उसकी मैजिक की वजह से वे एक्सप्लोडिंग टावर से सेफली बाहर निकल पाए। कुछ ही पलों बाद सब जमीन पर उतर गए। फिलिशिया ने तुरंत शुत्रा की तरफ देखा। क्या वो ठीक है? सैविज आइज ने राहत की सांस लेते हुए सिक्स्थ प्रिंसेस को धन्यवाद दिया। अगर उसकी मैजिक नहीं होती तो वे सब अभी मर चुके होते। लेकिन फिलिशिया ने गंभीर आवाज में कहा, अभी थैंक्स कहने का समय नहीं है। सिर्फ एक नजर में ही साफ था, एनिमी की संख्या ओवरवेलमिंग थी। उन्हें तुरंत भागना होगा। लेकिन शुत्रा पहले ही समझ चुका था, अब एस्केप आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वे चारों तरफ से घिर चुके थे। फिलिशिया ने तुरंत कहा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती हूँ। उसकी बात सुनकर शुत्रा जेन्युइनली टच्ड हो गया। इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी वह सबको बचाने का तरीका सोच रही थी। शुत्रा ने वादा किया, मैं इन्हें जितनी देर हो सके रोकूंगा। अगले ही पल उसने एक्टिवेट किया। अंडर द किंग्स बैनर बफ तुरंत सेंटोर्स पर फैल गया। उनके पूरे शरीर में नई ताकत दौड़ गई। सैविज आइज ने शॉक में पूछा, ये क्या था? उसी समय ग्रीन विंड ने भी पूछा, मास्टर, क्या आप सच में लड़ने वाले हैं? शुत्रा का जवाब सीधा था, हाँ। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, फिलिशिया पर भरोसा करना। शुत्रा ने अपनी मुट्ठी कस ली, फिर सबको बैटल प्रिपेयर करने का आदेश दिया। एक पल में पूरा माहौल गंभीर हो गया। शुत्रा ने मन ही मन फैसला कर लिया, वह पीछे नहीं हटेगा। बैटल फिर शुरू हुई। कारक, सैविज आइज और कार्मा बैटलफील्ड में अनडेड से फिर गए। उधर शुत्रा लगातार फिस्ट ऑफ एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करके डजन्स अनडेड डिस्ट्रॉय कर रहा था। हड्डियां हर तरफ बिखर रही थी, लेकिन उनके स्कल्स अब भी हवा में तैर रहे थे। और कुछ ही पलों बाद वे अनडेड फिर से अपने शरीर असेंबल करने लगे। शुत्रा समझ गया, अगर ऐसा चलता रहा तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। स्केलेटन वॉरियर्स लगातार उसकी तरफ चार्ज कर रहे थे। अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी, उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने वाले लीडर को ढूंढना। अगर लीडर मर गया तो शायद अभी भी बचने का मौका हो। तभी आसमान अचानक तेज रोशनी से भर गया। ब्राइट लाइट्स नीचे गिरने लगी और सेंटोर्स पर स्ट्राइक करने लगी। कारक ने तुरंत एक अनडेड को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। वह बुर्राया, ये क्या चीज है? उसी दौरान लाशों के समुद्र के बीच कुछ हिलने लगा। एक भारी गौन गूंजी और फिर एक विशाल स्केलेटन वॉरियर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने आर्मर पहना हुआ था और उसके सिर पर क्राउन था। शुत्रा की आंखें सिकुड़ गईं। आखिरकार उसे लीडर मिल गया था। सैविज आइज तुरंत पीछे से उस पर टूट पड़ा, लेकिन क्लैंग, उसका अटैक ब्लॉक हो गया। अगले ही पल स्केलेटन लीडर ने उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। अब कारक आगे बढ़ा। उसकी वेपन ने आर्मर पर सीधा वार किया, लेकिन इम्पैक्ट के बजाय उसके पूरे शरीर में झटके दौड़ गए और फिर लीडर ने उसे भी उड़ा दिया। कारक जोरदार इम्पैक्ट के साथ जमीन पर जा गिरा। शुत्रा खुद उस मॉन्स्टर पर झपटा। असल में वह खुश था कि ये बोनहेड खुद उसके सामने आ गया, क्योंकि वह ये फाइट अभी खत्म करना चाहता था। उसने पूरी ताकत से इस्तेमाल किया फिस्ट ऑफ एक्सप्लोजन, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। अटैक का उस मॉन्स्टर पर लगभग कोई असर ही नहीं हुआ और उल्टा शुत्रा खुद जमीन पर जा फेंका गया। वह शॉक में था, ये इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? शुत्रा तुरंत समझ गया, ये एनिमी उनके लेवल से कहीं ऊपर है। वे लोग उसे नॉर्मली हैंडल नहीं कर सकते। तभी फिलिशिया उसकी तरफ आई और बोली, बस अब तुम आराम करो। अनडेड लीडर भी क्यूरियस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिलिशिया आखिर क्या करने वाली है। ऑनेस्टली शुत्रा भी यही सोच रहा था, लेकिन फिलिशिया ने कॉमली कहा, अब मैं संभालती हूं। फिर उसने सीधे उस जाइंट स्केलेटन को चैलेंज किया, आओ। अगले ही पल फिलिशिया की हथेली में भारी मैजिक गैदर होने लगी और फिर उसका ब्लास्ट अटैक सीधे अनडेड लीडर पर जाकर फटा। मॉन्स्टर जोर से गरजा। अब वो क्लियरली इरिटेटेड हो चुका था। उसने तुरंत काउंटर अटैक किया, लेकिन फिलिशिया बेहद स्मूथली उसके अटैक से हट गई। फिर उसने इस्तेमाल किया विंड कंट्रोल। तेज हवा उसके मूवमेंट को ऑलमोस्ट वेटलेस बना रही थी। अनडेड लीडर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी फिलिशिया गायब हो गई। ब्लिंक एक इंस्टेंट मूवमेंट स्पेल। अगले ही पल वो उस बोन हेड के पीछे प्रकट हुई
और तुरंत उसने 2 मैजिकल बीम्स उसकी पीठ पर दाग दी। मॉन्स्टर दर्द में फिर गरजा। शुत्रा पूरी फाइट ध्यान से देख रहा था और अब उसे एहसास हो रहा था फेलिशिया उससे भी ज्यादा इनक्रेडिबल है जितना उसने सोचा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अकेले उस मॉन्स्टर को ओवरवेल्म कर देगी। तभी उसने अपने पीछे हल्की चमक महसूस की। वो डैफ्नी थी। उसने पूछा, आप ठीक हैं? उसी समय उसने अपनी ड्रूइड पावर्स एक्टिवेट की। विंड एनर्जी पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। वो सेंटोर्स को सपोर्ट कर रही थी। सैवेज आइज ने तुरंत अपनी बॉडी में बदलाव महसूस किया। कैराक ने भी सिर उठाया। उसकी ताकत वापस बढ़ने लगी थी। शुत्रा की आंखें चमक उठी। ये था ड्रायड्स यूनिक एरिया बफ। अब डैफ्नी फाइनली प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर रही थी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया। बूस्ट LV1 एक्टिवेटेड पावर। उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगी। अचानक एनर्जी उसके अंदर से इरप्ट होने लगी। शुत्रा खुद कंफ्यूज्ड हो गया। मैं अचानक स्किल्स क्यों सीख रहा हूं? तभी सिस्टम ने नया नोटिफिकेशन दिया। स्पिरिट ब्लूम लेवल 1 एक्वायर्ड। ये स्किल स्पिरिट्स की पावर को यूजर के अंदर ड्वेल करने देती है और उसकी सभी एबिलिटीज को एम्पलीफाई करती है। शुत्रा अपने पूरे शरीर में ओवरफ्लोइंग पावर महसूस कर सकता था। नाइट सैगा की दुनिया में नॉर्मली एक इंसान के अंदर एक समय में सिर्फ एक स्पिरिट ड्वेल कर सकती थी, लेकिन अभी उसके अंदर साइमल्टेनियसली मौजूद थे स्पिरिट ऑफ लाइफ और स्पिरिट ऑफ विंड, यानी ग्रीन विंड और ब्लिंक कंट्रोल की पावर्स एक साथ होने लगी थी। शुत्रा अंदर ही अंदर मुस्कुराया। जैसा उसने सोचा था, यह सब उसकी अब्सर्ड प्रोटैगनिस्ट फिजिक की वजह से पॉसिबल हो रहा था। उधर फेलिशिया लगातार अनडेड लीडर पर अटैक्स की बारिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी ब्रीदिंग भारी होने लगी थी। वो धीरे धीरे एग्जॉस्टेड हो रही थी। फेलिशिया पर लगातार अटैक्स हो रहे थे। एक बार फिर अनडेड लीडर उसकी तरफ झपटा, लेकिन उसी पल उसने ब्लिंक इस्तेमाल किया और हवा में गायब हो गई। अब वो सच में इरिटेट होने लगी थी। उसने मन ही मन गुस्से से सोचा, ये परसिस्टेंट बास्टर्ड आखिर मर क्यों नहीं जाता? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अनडेड लीडर ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि वो उसके पीछे अपीयर होगी, और सच में फेलिशिया जैसे ही पीछे प्रकट हुई, वो मॉन्स्टर पहले से तैयार था। ये देखकर वो खुद भी स्टार्टल्ड रह गई। कैराक ने अचानक अपने शरीर में पावर सर्ज महसूस की। बूस्ट और स्पिरिट सपोर्ट का असर अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। वो जोर से गरजते हुए अनडेड लीडर पर टूट पड़ा। उसके अटैक ने मॉन्स्टर का अटेंशन फेलिशिया से हटाकर अपनी तरफ कर लिया, और तभी शुत्रा फेलिशिया के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड वर्क। फेलिशिया जेन्युइनली सरप्राइज्ड हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी वापस खड़ा हो जाएगा। तब शुत्रा ने कहा, फिनिशिंग ब्लो मुझे छोड़ दो। अगले ही पल उसने फिर से इस्तेमाल किया फिस्ट ऑफ एक्सप्लोजन। भयंकर इम्पैक्ट के साथ अनडेड लीडर पीछे गिर पड़ा। यह देखकर कैराक के अंदर उम्मीद जागी, शायद वे जीत सकते हैं। लेकिन तभी शुत्रा ने टीजिंग टोन में कहा, वैसे टेक्निकली इसे गिराया मेरी फिस्ट ने है। कैराक तुरंत समझ गया शुत्रा किस तरह का प्ले करना चाहता है। वो तुरंत आगे बढ़ा। इस बार इंटेंशन साफ था, सीधा उसका सिर काटना। लेकिन जैसे ही वो अनडेड लीडर के करीब पहुंचा, अचानक पर्पल ग्लो उसके शरीर से फूट निकली, और अगले ही पल कैराक उस बैंगनी रोशनी में इनगल्फ हो गया। शुत्रा घबरा गया। कारक, लेकिन तभी वही पर्पल लाइट उसकी तरफ भी बरसने लगी। उसका एक हिस्सा शुत्रा के गाल को छू गया, और तुरंत पर्पल मार्क उसके स्किन पर फैलने लगा। अगले ही पल उसे अनबेरेबल पेन महसूस हुआ। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। फेलिशिया ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अनडेड लीडर अब सीधे शुत्रा की तरफ बढ़ रहा था, और यह देखकर फेलिशिया जेन्युइनली वरीड हो गई। उसी समय जंगल के दूसरे हिस्से में ग्रीन विंड अकेले घूम रही थी। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। एक ग्रेव। असल में वो उसी वॉरियर की टूम ढूंढ रही थी। वापस बैटलफील्ड पर अनडेड लीडर अपना हमला करने ही वाला था। उसका पूरा ध्यान शुत्रा पर था, लेकिन फेलिशिया को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं, और अगले ही पल उसने हमला किया। ट्रिपल ब्लास्ट। 3 मैजिकल अटैक्स एक साथ अनडेड लीडर की तरफ दागे गए। मॉन्स्टर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और फिर गायब हो गया। फेलिशिया की आंखें फैल गईं। अगले ही पल वो उसके पीछे प्रकट हुआ, बिल्कुल उसी तरह जैसे फेलिशिया खुद ब्लिंक इस्तेमाल करती थी, और तुरंत उसने अपनी सोर्ड घुमा दी। लेकिन फेलिशिया ने समय रहते अपने चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर लिया। तलवार बैरियर से टकराई। इम्पैक्ट इतना भारी था कि फेलिशिया नीचे जमीन तक दब गई। अब वो सच में फ्यूरियस हो चुकी थी। यह डैम्ड बैस्टर्ड। अनडेड लीडर लगातार फोर्स बढ़ाता गया और आखिरकार फेलिशिया को जमीन पर धकेल दिया। फिर उसने जोरदार रोर किया। अगले ही पल कैशेस और अनडेड हर तरफ से फेलिशिया को घेरने लगे। शुत्रा अभी भी जमीन पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, लेकिन तभी उसने ग्रीन विंड की आवाज सुनी। उठिए, अभी लेटे रहने का समय नहीं है। उसकी आवाज अर्जेंसी से भरी हुई थी। ग्रीन विंड लगातार उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। जल्दी कीजिए, वॉचर एंकल की पावर अवेकन कीजिए। शुत्रा कंफ्यूजन में बड़बड़ाया, क्या? मुझे कैसे पता होगा कि एंकल की पावर कैसे अवेकन करनी है?
लेकिन तभी ग्रीन विंड की रोशनी और तेज हो गई। फिर उसने कहा, याद कीजिए, आप ऑलरेडी आंसर जानते हैं। अगले ही पल शुत्रा की आंखें खुल गई और उसने धीरे से कहा, ड्रैगन ब्लड। तुरंत एक हरी रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। उधर बैटलफील्ड में फिलिशा अभी भी मॉन्स्टर से घिरी लड़ रही थी। तभी उसकी नजर उस ग्रीन लाइट पर गई। वो लाइट बिजली जैसी स्पीड से मूव कर रही थी और उसके आसपास मौजूद मॉन्स्टर्स को एक हिट में खत्म करती जा रही थी। फिलिशा ने तुरंत शुत्रा की तरफ देखा। वो अभी जमीन पर फेस डाउन पड़ा था, लेकिन उसके पास मौजूद लाइट लगातार स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। धीरे धीरे शुत्रा ने अपना सिर उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। उसके सामने फ्लोटिंग था व्हाइट सूरी। वो लेजेंडरी शील्ड आफे उसके सामने था। शुत्रा शॉक में पूछ बैठा, ये कैसे? ग्रीन विंड ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। बैटल शुरू होते ही वो सीक्रेटली उस बरीड ग्रेव को ढूंढने चली गई थी जहां व्हाइट सूरी दफन था। वो जानती थी अपने मास्टर को छोड़कर अकेले एक्ट करना रेकलेस था, लेकिन वो सफल हो गई। उसने व्हाइट सूरी को ढूंढ लिया और उसे एक नए मास्टर को रिकॉग्नाइज करवाने में भी कामयाब हो गई। यह सुनकर शुत्रा मुस्कुरा दिया, लेकिन ग्रीन विंड ने तुरंत उसे रोक दिया। प्रेज बाद में ले लूंगी, अभी सामने वाले क्रीचर से डील करना ज्यादा जरूरी है। उसी पल अनडेड लीडर ने हमला कर दिया। भयंकर इम्पैक्ट ने शुत्रा को हवा में उड़ा दिया। अगर यह अटैक डायरेक्ट हिट करता तो शायद वो तुरंत मर जाता, लेकिन हवा में उछलते हुए भी शुत्रा समहाउ खुद को स्टेबलाइज कर गया। और जैसे ही उसने बैलेंस रीगेन किया, उसने देखा कि अनडेड लीडर अपने मुंह से कोई अटैक चार्ज कर रहा है। उसकी स्पीड इतनी अब्सर्ड थी कि शुत्रा खुद ओवरवेल्म्ड हो गया। अगले ही पल वो अटैक उसकी तरफ फायर कर दिया गया। फिलिशा की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन तभी एक चमकदार रोशनी शुत्रा के सामने फैल गई। वो लाइट आ रही थी व्हाइट सूरी से शील्ड उसके सामने प्रोटेक्टिव बैरियर की तरफ चमक रहा था। शुत्रा उसके अंदर की एनर्जी साफ महसूस कर सकता था। एंकल के फ्रैगमेंट ने पहले ही उसके शरीर को ड्रैगन बॉर्न में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, लेकिन उसी मोमेंट उसके ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी में एक नई पावर भी जुड़ गई थी। फिर उसने पूछा, क्या आपको वो महसूस हो रही? व्हाइट सूरी के अंदर वॉचर एंकल की 5000 साल पुरानी मैजिक अब भी प्रिजर्व थी, और जैसे ही शुत्रा ने उसे पकड़ा, उसका अर्थक्वेकर भी रिएक्ट करने लगा। दोनों एल्डर ड्रैगन आर्टिफैक्ट्स रेजोनेंस में आ चुके थे। ग्रीन विंड ने पूछा, क्या आपको महसूस हो रहा है? शुत्रा हल्का सा हंसा, हाँ, और ऑनेस्टली ये इनसेन है, अच्छे तरीके से। उधर अनडेड लीडर ने भी उस पावर को महसूस कर लिया था। अब उसके बिहेवियर में साफ बेचैनी थी, लेकिन शुत्रा ने सीधा उसे प्रोवोक किया, चल अब भी टफ बनने की कोशिश कर, क्योंकि इस बार मैं तुझे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर उसने व्हाइट सूरी को ध्यान से देखा और अचानक उसे टेस्ट करने के लिए आगे फेंक दिया। शील्ड हवा में घूमता हुआ सामने मौजूद अनडेड से टकराया, लेकिन रुकने के बजाय वह पिंग पोंग बॉल की तरह बाउंस करता हुआ डजन्स अनडेड के बीच घूमने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हर टकराव में अनडेड टूटते जा रहे थे। फिलिशिया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उधर अनडेड लीडर गुस्से से गरजा। अब व्हाइट सूरी सीधे उसी की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने अपनी विंग्स खोल दी और आसमान में उड़ गया। लेकिन वही मोमेंट शुत्रा चाहता था। जब अनडेड लीडर का ध्यान शील्ड पर गया, शुत्रा पीछे से फूट पड़ा। फिस्ट ऑफ एक्सप्लोजन। अनडेड लीडर दर्द से गरजा। गुस्से में उसने जायंट फायरबॉल्स क्रिएट किए और उन्हें शुत्रा पर बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन शुत्रा लगातार डॉज करता गया और उसी दौरान उसने फिर व्हाइट सूरी फेंका। शील्ड सीधे अनडेड लीडर के जॉ पर जा लगा। फिर व्हाइट सूरी खुद वापस घूमकर आने लगा और लगातार अनडेड लीडर को हिट करता रहा। मॉन्स्टर रेज में पागल हो चुका था, लेकिन शुत्रा अब रुकने वाला नहीं था। वह पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ा। उसकी मुट्ठी में टेरिफाइंग पावर गैदर होने लगी। फिर जाइगैंटिक पिस्टन पंच सीधे अनडेड लीडर के स्टमक में धंस गया। मॉन्स्टर दर्द में जोर से गरजा। अब शुत्रा ये फाइट खत्म करने वाला था। उसने अपनी उंगली नीचे की तरफ इशारा की और अगले ही पल व्हाइट सूरी आसमान से नीचे गिरा, सीधा अनडेड लीडर के सिर पर। उसका सिर पूरी तरह क्रश हो गया। उसके शरीर से सिर्फ एक पर्पल ऑरा बची, लेकिन तभी बाकी अनडेड से भी वही पर्पल ऑरा निकलने लगी। सभी मॉन्स्टर्स अचानक फ्रीज हो गए और अगले ही पल धड़ाम वे एक एक करके एक्सप्लोड होने लगे। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया, बॉस डिफीटेड। स्केलेटन किंग वल्कारोबा शुत्रा का लेवल फिर बढ़ गया। वह हंस पड़ा। इतना हाई एंड माइटी एक्ट कर रहा था और निकला कुछ खास भी नहीं। फिर एक और नोटिफिकेशन आया, टाइटल एक्वायर्ड किंग स्लेयर लेवल पर। उसी समय फिलिशा तुरंत उसके पास आई। उसने बताया कर्स पूरी तरह हट चुकी है। फिर उसने जल्दी से कहा, हमें अभी निकलना चाहिए, क्योंकि अब बिना कंट्रोल के मॉन्स्टर्स आपस में लड़ना शुरू कर चुके थे। शुत्रा ने उसकी बात मान ली और ग्रुप तुरंत वहां से निकल गया। कुछ घंटों बाद उन्होंने पास में ही कैंप लगा लिया। शुत्रा अभी भी व्हाइट सूरी अपने हाथ में पकड़े बैठा था। तभी फिलिशा ने शील्ड को देखते हुए पूछा, क्या यही व्हाइट सूरी है? उसकी आंखों में साफ क्यूरियोसिटी थी। उधर सैवेज आइज विजिबली अमेज्ड था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि व्हाइट सूरी की लेजेंड सच निकली। डैफ्नी ने भी धीरे से कहा, उसे व्हाइट सूरी से बेहद पावरफुल फोर्स महसूस हो रही है, लेकिन अगर उसकी सेंसेस सही है
तो शील्ड अभी अपनी पूरी पावर रिवील भी नहीं कर रहा। यह सुनकर शुत्रा तुरंत समझ गया, ठीक अर्थक्वेकर की तरह व्हाइट सूरी भी अपनी शक्ति उसके लेवल के हिसाब से लिमिट कर रहा था। मतलब जैसे जैसे शुत्रा स्ट्रांगर होगा वैसे वैसे ये शील्ड भी अपनी असली ताकत दिखाएगा। यह सोचकर वह जेन्युइनली एक्साइटेड हो गया। तभी फिलिशा ने उससे कहा वह इस आर्टिफैक्ट की बात डीमन किंग को रिपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब व्हाइट सूरी ऑफिशियली उसी का है। फिर उसने कामली कहा, इसका अच्छे से ख्याल रखना। शुत्रा ने ऑनेस्टली उसे धन्यवाद दिया। उसी समय सैवेज आइज उसके सामने आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, आज से हम तुम्हें महान वॉरियर व्हाइट सूरी का सक्सेसर मानते हैं। और फिर उसने वादा किया, अगर कभी वह उन्हें बुलाएगा तो सेंटोर्स उसकी सहायता के लिए आएंगे। शुत्रा ने जवाब दिया, मैं तुम लोगों पर भरोसा करूंगा। अब उसे लग रहा था कि आखिरकार सब कुछ अच्छे से खत्म हो गया। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। असल में उसे अभी भी फार्मिंग करनी थी और सरप्राइजिंगली उसे यह मजेदार लग रहा था। वह सोच रहा था कि व्हाइट सूरी की टॉम्ब लूट करने के बाद मिशन पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन तभी ग्रीन विंड अचानक उसके सामने आ गई और क्लियरली नाराज थी। उसने कहा, अभी खत्म नहीं हुआ। कारण शुत्रा ने अभी तक उसकी प्रॉपरली प्रेज नहीं की थी। उसे गुस्सा था कि वह इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल गया। उधर कैरक ने जैसे ही ग्रीन विंड को देखा वह ऑलमोस्ट डर गया। उसे लगा कोई गोस्ट आ गया। शुत्रा तुरंत हंसते हुए अपोलोजाइज करने लगा। फिर उसने ग्रीन विंड के सिर पर हाथ फेरा और सॉफ्टली कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी वजह से हम जीत पाए। मैं सच में अप्रिशिएट करता हूं। यह सुनते ही ग्रीन विंड ब्लश करने लगी, लेकिन फिर भी उसने एटीट्यूड बनाए रखते हुए कहा, मैं सिर्फ इस बार आपको माफ कर रही हूं। लेकिन शुत्रा अब समझ चुका था, असल में उसे और प्रेजेस चाहिए थी। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बिल्कुल किसी डॉग जैसी बिहेव कर रही है। फिर उसने मजाक में उसका सिर और ज्यादा रब किया और मुस्कुराकर बोला, तुम सबसे बेस्ट हो। ये सुनते ही ग्रीन विंड पूरी तरह खुश हो गई और इसी तरह नॉर्दर्न रीजन का इंसिडेंट आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन शुत्रा के मन में अभी भी एक चीज चुभ रही थी। उसे डाउट था, क्या सच में वल्करोबा ही उस पर्पल डेथ एनर्जी का असली सोर्स था? अगर वही रिस्पॉन्सिबल था तो फिर उसने नॉर्थ पर हमला क्यों किया? और उससे भी बड़ी बात, उसे उस हिडन स्मॉल टेम्पल का सीक्रेट पता कैसे चला? अभी कुछ भी निश्चित नहीं था, लेकिन शुत्रा को विश्वास था एक दिन वो जरूर पता लगा लेगा कि उस मिस्टीरियस पर्पल डेथ एनर्जी के पीछे असली आइडेंटिटी कौन है। नॉर्दर्न बाउंड्री लाइन से लौटने के बाद सबकी डेली लाइफ फिर से व्यस्त हो गई। समय तेजी से गुजरने लगा। उधर सैवेज आइज अपने ट्राइब के वॉरियर्स को ऑर्गेनाइज कर रहा था। वो उत्तर की तरफ एक्सपेडिशन लीड करने की तैयारी में था। फनी बात यह थी कि अब जाकर ऑफिशियली कैशेस हर्ड एनाइलेशन मिशन सच में शुरू हुआ था। शुत्रा भी सैवेज आइज के साथ उत्तर की तरफ गया और लगभग आधा महीना लग गया टेलीपोर्टेशन साइट के आसपास मौजूद पूरे कैशेस हर्ड को पूरी तरह इरेडिकेट करने में। उसी दौरान फिलिशिया ने अचानक शुत्रा को ध्यान से देखा। फिर बोली, क्या यह सिर्फ मेरा इल्यूजन है या तुम फिर से स्ट्रॉन्गर हो गए हो? शुत्रा ने कैजुअली जवाब दिया, क्या करूं? ग्रोथ स्पर्ट चल रहा है। उसका सीधा सादा जवाब सुनकर फिलिशिया हल्का सा सस्पिशियस हो गई। फिर शुत्रा ने टॉपिक बदलते हुए पूछा, टेम्पल की इन्वेस्टिगेशन कैसी रही? फिलिशिया ने कहा, सब ठीक रहा और उसे एक इनॉर्मस डिस्कवरी भी मिली। फिर उसने एक्साइटमेंट के साथ रिवील किया, टेम्पल पर लगी मैजिक किसी और की नहीं बल्कि वॉचर एंकल की थी। ये बोलते समय वो विजिबली एक्साइटेड हो गई, क्योंकि एंकल उन 6 एल्डर ड्रैगन्स में से एक था। फिलिशिया पूरी एंथुजियाज्म के साथ उसके बारे में बोलती रही, लेकिन शुत्रा का एक्सप्रेशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वो ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट कर बैठा था। फिलिशिया ने तुरंत नोटिस कर लिया। उसने सस्पिशियस होकर पूछा, क्या तुम्हें पहले से पता था? शुत्रा ने तुरंत झूठ बोल दिया, नहीं, पहली बार सुन रहा हूं। उसी समय ग्रीन विंड धीरे से बड़बड़ाई, आप बहुत ऑकवर्ड एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन शुत्रा ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फिर जल्दी से फिलिशिया से कहा, चलो रिपोर्ट करने की तैयारी करते हैं। कुछ समय बाद वे वापस डीमन किंग कैसल पहुंचे। फिलिशिया को देखते ही लोगों ने उसे वार्मली वेलकम किया। कई नोबल्स और अटेंडेंट्स उसके आसपास इकट्ठा हो गए। सब कैजुअली उससे बात करने लगे। लेकिन एक बार फिर शुत्रा को वेलकम करने कोई नहीं आया। कारक आसपास देखते हुए बड़बड़ाया, ये जगह अब भी वैसी की वैसी है। शुत्रा ने भी सहमति में सिर हिला दिया। उसी दौरान ग्रीन विंड नर्वस होकर बोली, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। उसे अभी भी चिंता थी, क्या सच में एंगल प्लेन्स को छोड़ना ठीक था? लेकिन शुत्रा ने उसकी बात इग्नोर कर दी और कामली बोला, असल में बदले सिर्फ हम हैं। तभी कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। कारक ने तुरंत धीरे से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? ये लोग हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? शुत्रा ने उन लोगों को ध्यान से देखा और तुरंत पहचान गया, वे थे सक्यूबाई। उसके मन में तुरंत ख्याल आया, क्या ये एनास्टेशिया फैक्शन के लोग हैं? वे सच में एनास्टेशिया फैक्शन के लोग थे, डीमन किंग कैसल के 3 मेजर फैक्शंस में से एक, और उसका नेतृत्व करती थी
एनास्टेशिया नेक्रियन फोर्थ प्रिंसेस फ्यूचर मैसेकर वाले दिन एनास्टेशिया की फैक्शन के पास सबसे बड़ा पावर बेस था। यहां तक कि फेलिशिया और उसका ट्विन ब्रदर सिल्वन डूमब्लेड भी उसी फैक्शन का हिस्सा थे। शत्रा ने सिचुएशन देखकर कामली कहा, लगता है एंगल प्लेन्स में जो कुछ हुआ उसकी खबर एनास्टेशिया तक पहुंच चुकी है। फिर उसने कराक की तरफ देखा, आदत डाल लो, अब से हमें पहले से ज्यादा अटेंशन मिलने वाली है। कराक बस चुपचाप सिर हिलाने लगा। कुछ देर बाद वे पहुंचे ऑफिस ऑफ पब्लिक मेरिट्स। वहां इजाबेला ने शत्रा को नई इन्फॉर्मेशन दी। उसका मेरिट लेवल बढ़कर अब लेवल 10 हो चुका था और इसके साथ उसे कई रिवॉर्ड्स भी मिले। उसकी मंथली सपोर्ट पेमेंट 500 गोल्ड 900 गोल्ड हो गई। साथ ही अब डीमन किंग कैसल की और फैसिलिटीज उसके लिए अनलॉक हो गई थी और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे अब ट्रेजर वर्ल्ड एक्सेस भी मिल गया था। यह सुनकर शत्रा क्लियरली खुश हो गया। अब एक ही चीज बची थी, शॉपिंग टाइम। वे सीधे आर्मरी की तरफ निकल गया। वहां उसे बताया गया क्योंकि उसका मेरिट लेवल 10 है, अब वो फर्स्ट ट्रेजर वॉल्ट इस्तेमाल कर सकता है। नॉर्मली वेपन्स खरीदने के लिए मेरिट पॉइंट्स चाहिए होते थे, लेकिन वो सीधे गोल्ड देकर भी खरीद सकता था। वहां आर्मरी सुपरवाइजर ईगोर ने उनकी मदद की। वे अंदर गए और ईगोर ने कहा, आराम से देखिए, एंजॉय योर टाइम। अंदर पहुंचते ही शत्रा ने कराक की तरफ देखा और कहा, तुम्हें जो चाहिए उठा लो। कराक शॉक में उसे देखने लगा, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। तब शत्रा ने कैजुअली कहा, जितना स्ट्रांग तुम्हारा इक्विपमेंट होगा उतना ही यूजफुल तुम मेरे लिए बनोगे। ये सुनते ही कराक के अंदर नई एनर्जी आ गई। वो ऑलमोस्ट एक्साइटमेंट में दौड़ पड़ा। शत्रा अच्छी तरह जानता था इक्विपमेंट पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने भी केयरफुली चीजें चुननी शुरू की। आखिरकार उसकी नजर एक आर्मर पर रुकी। ये कोई नॉर्मल आर्मर नहीं था। इसके इफेक्ट्स, सभी एलिमेंटल अटैक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लाइट वेट था, यानी ये बीस्ट गॉडफिस्ट आर्ट के मूवमेंट्स को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। अब उसके कपड़ों के नीचे पहनने वाला आर्मर सॉल्व हो चुका था, लेकिन उसे अभी एक आखिरी चीज चाहिए थी। वह पहुंचा ब्लैकस्मिथ सुपरवाइजर कादोर के पास। शत्रा ने सीधा कहा, उसे ग्रीव्स चाहिए, क्योंकि बीस्ट गॉडफिस्ट आर्ट बहुत ज्यादा फुटवर्क यूज करती थी और नॉर्मल प्रोटेक्टिव ग्रीव्स मूवमेंट में बाधा बनते थे। फिर उसने पूछा, इसे बनाने में कितना समय लगेगा? कादोर ने ग्रीव्स का डिजाइन देखकर सोचा। क्योंकि स्ट्रक्चर सिंपल था, कादोर ने ग्रीव्स का डिजाइन देखने के बाद कहा, उसका स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसे बनाने में लगभग 2 दिन लगेंगे। शत्रा ने फिर पूछा, मटेरियल के लिए आपकी कोई रिकमेंडेशन? कादोर ने बिना सोचे जवाब दिया, ड्रैगन लेदर और ड्रैगन स्किन्स। कुछ पल के लिए शत्रा चुप रह गया। फिर उसके मन में एक ही बात आई, क्या मजाक चल रहा है? क्योंकि ड्रैगन मटेरियल्स कोई आम चीज नहीं थे। इतनी रेयर चीजें उसे कहां से मिलने वाली थी? लेकिन तभी कीडोर ने कैजुअली कहा, असल में कुछ मटेरियल्स उसके नाम से पहले ही पहुंच चुके हैं और वो सोच रहा था कि उन्हीं का इस्तेमाल करे। शूत्रा पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। क्या मतलब? तब कीडोर समझ गया शूत्रा को खुद इस बात की जानकारी नहीं है। फिर उसने कहा, लॉर्ड इशगार्ड ने पर्सनली ऑर्डर दिया था कि ड्रैगन लेदर और स्केल्स सीधे शूत्रा को भेजे जाए। यह सुनते ही शूत्रा की आंखें सिकुड़ गई। वो इस नाम को जानता था। इशगार्ड डीमन रेल्म का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन उसे लोग कहते थे, स्वॉर्ड लॉर्ड। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सबसे शक्तिशाली रेस असुरा के एल्डर्स में से एक था। और सबसे बड़ी बात, वो वही लेजेंडरी वॉरियर था जिसने खुद डीमन किंग मित्रा को स्वॉर्ड सिखाई थी। बाहर निकलने के बाद काराक खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, ऐसी लेजेंडरी फिगर आपकी मदद क्यों करेगी? लेकिन शूत्रा के पास खुद कोई जवाब नहीं था। मुझे भी नहीं पता। यह सुनकर काराक और ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको भी नहीं पता? फिर उसने कहा, अगर स्वॉर्ड लॉर्ड सच में शूत्रा का सपोर्टर बन गया तो यह बहुत रियश्योरिंग होगा। शूत्रा ने माना, हाँ, यह अच्छी बात होगी। लेकिन उसके दिमाग में अब भी सवाल घूम रहा था, क्यों? क्योंकि नाइट सागा की ओरिजिनल स्टोरी में असुरा साइड कभी किसी को सपोर्ट नहीं करती थी। उसने सोचा, शायद वजह सिर्फ यह हो सकती है कि डीमन किंग मित्रा ने उसने इंटरेस्ट दिखाया था। तभी एक आदमी जल्दी जल्दी उनकी तरफ भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर अर्जेंसी साफ दिख रही थी। शूत्रा ने पूछा, क्या हुआ? वो आदमी तेज सांस लेते हुए बोला, कल सुबह ऑडियंस सेरेमनी होने वाली है। यह सुनते ही शूत्रा चौंक गया। फिर से? मैसेंजर ने एक्सप्लेन किया, एंगल प्लेन्स में उसके अचीवमेंट्स बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, इसलिए एक ऑडियंस रखी गई थी ताकि 3 कंट्रीब्यूटर्स को पर्सनली कमेंट किया जा सके। लेकिन जैसे ही शूत्रा ने 3 सुना, वो रुक गया। उसने पूछा, मेरे और फेलिशा के अलावा तीसरा कौन? मैसेंजर ने जवाब दिया, सेकंड प्रिंस ज़ेफिर रैग्नारोस लौट आया है। एक पल के लिए सब शांत हो गए। शूत्रा के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, क्योंकि गेम की ओरिजिनल स्टोरी के अनुसार ज़ेफिर डीमन रेस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाला था और भविष्य में वही अगला डीमन किंग बनता। यही नहीं, वही फ्यूचर मैसेकर का सबसे बड़ा कारण भी था। उधर काराक ने भी शूत्रा का चेहरा नोटिस कर लिया। कुछ तो था जो उसे इस खबर से असामान्य रूप से परेशान कर रहा था। शूत्रा के चेहरे पर पहली बार कुछ साफ दिखाई दे रहा था, फियर और एंगर, क्योंकि सेकंड प्रिंस
ज़ेफिर रैग्नारॉस वही आदमी था जो फ्यूचर में उसके सिबलिंग्स का मैसेकर करेगा और आखिर में उसे भी मार देगा। इसलिए पहली बार शूत्रा सच में नर्वस था। वो जानता था कि एक दिन ज़ेफिर से सामना होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना अनईजी महसूस करेगा। ऑडियंस सेरेमनी से पहले वेटिंग चेंबर्स में काराक ने उसे ध्यान से देखा, फिर पूछा, आप ठीक है? उसने नोटिस किया था कि शूत्रा कल से कुछ अलग बिहेव कर रहा था, लेकिन शूत्रा ने सिर्फ एक लंबी सांस ली। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो खुद समझ रहा था, अगर सिर्फ मिलने की बात से उसका ये हाल है तो आगे क्या होगा। तभी काराक ने दूसरे प्रिंस के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन अटेंडेंट ने बताया, सेकंड प्रिंस वेटिंग चेंबर से नहीं आएगा, वो सीधे सेरेमनी हॉल में एंटर करेगा। तभी दरवाजा खुला और अंदर आई फिलिशिया डूनलेड, और ऑनेस्टली वो स्टनिंग लग रही थी। उसने स्पार्कलिंग ब्लैक हॉल्टर ड्रेस पहन रखी थी। एक पल के लिए शूत्रा का ध्यान भी भटक गया। फिलिशिया उसके पास आई और बोली, ज़ेफिर स्पेशल है कई रीजन से, लेकिन तुम्हारी अचीवमेंट्स भी छोटी नहीं है। फिर उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, इस बात को अपने ऊपर मत लो, बस सबके सामने अपना बेस्ट दिखाना। कुछ देर बाद ऑडियंस सेरेमनी ऑफिशियली शुरू हो गई। सिंहासन पर बैठे थे डीमन किंग मित्रा। उनकी टेरिफाइंग प्रेजेंस पहले की तरह पूरे हॉल पर भारी पड़ रही थी। फिलिशिया और शूत्रा दोनों अंदर आए। उनकी अराइवल अनाउंस की गई, लेकिन शूत्रा के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर वो अभी से इतना नर्वस है तो आगे आने वाली चीजों को कैसे हैंडल करेगा। वो धीरे धीरे थ्रोन की तरफ बढ़ा। उसी समय दूसरी मंजिल पर खड़ी एक महिला उसे देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ शूत्रा को घूर रही थी। शूत्रा जाकर डीमन किंग के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपने इमोशंस दबाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था ये वही माउंटेन है जो उसे एक दिन क्रॉस करना ही होगा। तभी अगले प्रिंस की एंट्री अनाउंस हुई, सेकंड प्रिंस ज़ेफिर रैग्नारॉस, और अगले ही पल वो हॉल के अंदर दाखिल हुआ। शूत्रा ने आखिरकार उसे पहली बार देखा। ज़ेफिर का एक्सप्रेशन बेहद स्टर्न था, कोल्ड, काम और दबाव पैदा करने वाला। यही था नाइट सागा डीमन रेल्म आर्क का ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट। ज़ेफिर रैग्नारॉस फिर इजाबेला ने प्रिंसेस और प्रिंसेसेस के अचीवमेंट्स अनाउंस करने शुरू किए। सबसे पहले ज़ेफिर, और जैसा शूत्रा ने सोचा था, उसकी अचीवमेंट्स पूरी तरह ओवरवेलमिंग थी, इतनी कि कंपैरिजन करना भी मुश्किल था।